वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 11। चार्मी की बात सुनकर टीना सोच में पड़ गई। हेलो मैडम, आप सुन रहे हो? चार्मी की फिर से आवाज आई। हाँ, सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। एक काम तुमसे ठीक तरह से नहीं होता, टीना चार्मी को डांटते हुए बोली। सॉरी मैडम, पर बता नहीं, इन ह्यूमन राइट्स वालों का क्या ही पंगा है। हर बार ओडिवेक बाहर आ जाते हैं और झेलना कंपनी के स्टॉक को पड़ता है। पिछली बार 10% से मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस डाउन हुई थी। चार्मी डरी हुई बोली। ठीक है, शांत हो जा, मैं कुछ करती हूँ, टीना ने बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट किया दोनों की बात पास बैठे ध्यान से सुने जा रही थी। तभी उसने देखा टीना ने उस डिजिटल डिस्प्ले में से एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर महेताब रॉय लिखकर आ रहा था। ये महेताब रॉय और कोई नहीं, रुद्र और धवल के दोस्त पलाश के पिताजी ही थे। खैर, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद सामने से आवाज आई, हेलो। हेलो मिस्टर महेताब रॉय, टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब कैसे याद आई आपको मेरी? महेताब ने तंज कसा। क्या करे, प्यासे को पानी पीने के लिए किनारे तो आना ही पड़ता है, टीना मुस्कुराते हुए बोली। किया उसके चेहरे की झूठी हंसी साफ देख पा रही थी। अब बता भी दो, क्या काम है जो तुमने फोन किया? महेताब रॉय सीरियस होते हुए बोला। अब टीना भी मजाक के मूड में नहीं थी, वो बोली। महेताब जी, ये दिव्यांका भास्कर को आप समझाते क्यों नहीं कि मिस्टर सिंघानिया का पीछा छोड़ दे? टीना ने कहा। सामने से महेताब की आवाज आई। लालची औरत को आज तक पीछे हटते हुए देखा है कभी? महेताब बोला। तो अब क्या करूं, पिछले वक्त भी पूरे 1 करोड़ दिए थे, अब उसकी भूख उसके बस में नहीं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, टीना ने जवाब दिया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा वक्त दो, महेताब ने कहा। जी कुछ करिए, नहीं तो मेरे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कहीं किसी और चैनल के पास ना चली जाए, टीना ने कहा। महेताब रॉय टीना की बात का मतलब साफ साफ समझ रहा था। जरूर इसके पास कोई ऐसी न्यूज़ है जो मेरे चैनल के फायदे में है, मुझे मामला संभालना होगा, कहीं ये दाव मेरे हाथ से ना निकल जाए, महेताब ने खुद से कहा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? महेताब रॉय, टीना की आवाज आई। सॉरी, न्यूज़ चेक कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं इस दिव्यांका को देखता हूँ, महेताब ने कहा। जी आपसे यही उम्मीद थी, बोलकर टीना ने फोन काट दिया। किया ने देखा उसके चेहरे पर जो बनावटी हंसी थी वो गायब हो गई थी। क्या हुआ मैडम, यही सोच रही हो ना कि ये सब क्या हो रहा है? किया को देखते हुए टीना बोली। तारांकन नहीं, वो मैं अच्छे से जानती हूँ, उसमें आपकी गलती नहीं है, टीना ने किया को बीच में रोकते हुए कहा, फिर आगे बताया। अभी तो बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है, बस इन सब में अपनी मासूमियत को मत खो देना, बोलते हुए टीना ने कार चालू कर दी। किया बिना कुछ बोले बस सामने देखे जा रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। मंदिर में कुछ लोग बैठे हुए थे जिनमें लड़कियां और लड़के एक तरफ थे। लड़कियों में टीना, किया थी तो लड़कों में बस ऋषभ उसका ड्राइवर और उदय मिश्रा था। तभी पंडित जी आ गए और शादी की सारी सामग्री देखने के बाद हवन कुंड में आग जला दी। किया को अभी भी ये सब एक सपने की तरह ही लग रहा था। कल तक जो लड़की शादी से दूर भागती थी, आज उससे उसकी मर्जी तक नहीं पूछी गई। ऋषभ और किया दोनों बैठ गए। किया पूरी तरह से कांप रही थी मगर मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। शादी के मंत्र पढ़ने शुरू हुए, कोई बड़े लोग नहीं थे, इसी वजह से ना कन्यादान हुआ ना आशीर्वाद लिया गया। जब शादी संपन्न हुई तब किया की मांग भरी हुई थी और गले में शॉर्ट नेक चैन वाला मंगलसूत्र बंधा हुआ था। वह पंडित जी ने तुरंत ही टीना के हाथ में एक लिखा हुआ कागज थमा दिया, जिसे टीना ने जाकर बाहर खड़े रजिस्टर के हाथों में सौंप दिया। वो वही कागज था जिसमें पंडित ने लिखा था कि ऋषभ और किया की शादी उन्होंने ही करवाई थी। रजिस्टर को पैसे देने के बाद सभी चलकर मंदिर से बाहर आने लगे। तुम सब जा सकते हो, अब कल ऑफिस में मुलाकात होगी, अब निकलो यहाँ से, ऋषभ ने टीना और उदय मिश्रा को वहां से निकल जाने के लिए साफ साफ बोल दिया। दोनों के जाने के बाद ऋषभ ने अचानक ही किया का हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में दोनों पल्स हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड पार्किंग में थे।
ऋषभ ने जानबूझकर गाड़ी यहाँ नीचे पार्क की ताकि किसी को भी उसके बारे कुछ पता ना चले। ये लो तुम्हारी मंजिल आ गई, अब ऊपर जाकर जी भरकर अपने भाई और बाकी घर वालों को देख लो, बाद में पता नहीं देख पाओगी भी या नहीं। ऋषभ के बोलने के तरीके से ही किया साफ साफ समझ रही थी कि यहाँ से जाने के बाद उसकी जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत बोलो, आपने जो बोला मैंने किया, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे? किया सच्चे मन से बोली। उसके चेहरे की मासूमियत ही थी जिससे ऋषभ चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रहा था। कसम से आज तक इतना बेबस किसी के सामने नहीं हुआ जितना तुमने मुझे बना दिया है। एक बार घर तो चलो, मेरी माशुकाना तुम्हारी इस मासूमियत को नफरत में ना बदल दिया तो मुझसे कहे ना। ऋषभ ने किया के मुंह पर बोल दिया। ये क्या बोल रहे हो? किया ने अनजान बनते हुए पूछा। वक्त निकला जा रहा है, सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास बस, बोलकर ऋषभ गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोला और किया को खींचकर बाहर निकाला। चलो अब, गुस्से से किया का हाथ मरोड़ते हुए ऋषभ उसे इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर पर लेकर जाने लगा। जाते वक्त उसने फोन करके मैनेजमेंट में बोल दिया था कि एक्यू का एरिया खाली चाहिए, बस रुद्र साहा की फैमिली ही वही होनी चाहिए। मैनेजमेंट ने भी वफादारी दिखाते हुए वही किया जो ऋषभ ने उनसे कहा था। जब दरवाजा धड़ाम से खुला सबकी नज़र उस तरफ गई। विधु, रमेश और धावल सब ने देखा ऋषभ किया का हाथ जबरदस्ती पकड़े हुए उसी तरफ आ रहा था। आकर ऋषभ ने किया को जोर से आगे की तरफ धकेला और वो अपने चाचा के सामने जा खड़ी हुई। अचानक ही चाचा की नज़र किया के माथे पर गई। वही विधु और धवल गले में बंधे हुए मंगलसूत्र को देखने लगे। तीनों के वही छक्के छूट गए। चाचा हैरानी से बोले, किया ये क्या है बेटा? हदी, ये गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, कुछ समझ नहीं आ रहा। किया चुप होकर खड़ी रही। उसे यूं चुप देख चाचा का दिल बैठा जा रहा था। वही विधु और धवल शक भरी निगाहों से ऋषभ की ओर देखे जा रहे थे। दी बोलो प्लीज, विधु घबराया हुआ था। मैं बोलूं? पीछे से ऋषभ ने कहा। क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, अभी तक जी नहीं भरा जो यहाँ तमाशा खड़ा करने आ गए हो? रमेश गुस्से से बोल पड़ा। रिलैक्स ससुर जी, ऋषभ ने कहा। अपनी गंदी जुबान बंद ही रखो, रमेश आंख बड़ी करते हुए बोला। आहे, सॉरी, आप तो मेरे ससुर जी है भी नहीं। किया के माँ बाप तो 8 साल पहले ही इसे छोड़कर चले गए थे। खैर, कुछ वक्त के लिए आप ही बन जाओ इसके पिता और मेरे ससुर जी, बोलकर ऋषभ ने पास आकर किया के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अपना गंदा हाथ मेरी बेटी से दूर रख, समझा? रमेश चिल्लाता हुआ बोला। किया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, बस था उसके पास तो कुछ उसके आंसू ही थे। क्या ससुर जी, अपने दामाद पे क्या कोई ऐसे चिल्लाता है? वैसे भी मैंने आपकी बेटी से लीगली शादी की है। ऋषभ रुका फिर बोला, ना ना ना, मैंने लीगली आपकी बेटी को खरीद लिया है। ऋषभ डेविल स्माइल लिए खड़ा सबको देखे जा रहा था। चैप्टर 12। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रमेश साहा चिल्लाया। ऋषभ की बात सुनकर सभी हैरान थे। विधु को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ ने उसकी बहन के साथ शादी कर ली थी। किया बेटा, मुझे बता, अगर ये तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं हूँ, तू फिक्र मत कर। इसके बहकावे में आने की तुझे कोई जरूरत नहीं बेटा। प्लीज मुझे बता, तूने इससे मजबूरी में शादी की है ना? बोला, जरूर इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। बोल बेटा। रमेश पागलों की तरह सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। किया चुप खड़ी थी। तभी ऋषभ बोला, ससुर जी एक बात कहूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। फिर ऋषभ आगे बोला, आप मेरी बीवी को इस तरह से परेशान मत कीजिए। अब किया पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं। ऋषभ की बात सुनकर रमेश गुस्से से लाल आंख लिए ऋषभ को घूरे जा रहा था। ऋषभ आगे बोला, और रही बात आपके सवालों की तो जवाब में दे देता हूँ। इसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मर्जी उसकी थी। अब उसकी जो मजबूरी रही हो वो आपकी बेटी की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ऋषभ बोला। उसकी बात सुनकर सभी हैरानी से किया को देखे जा रहे थे। बीवी वक्त नहीं है, प्लीज जाकर अपने भाई से मिल लो, ऋषभ ने कहा। तभी रमेश बोला, तुम कौन होते हो मेरी बेटी से इस तरह से बात करने वाले? ससुर जी थोड़ा शांत रहिए, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं।
तो आवाज नीचे रखिए, नहीं तो बाहर फिकवा दिए जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऋषभ की आंखों से अब अंगारे बरस रहे थे। किया डरी हुई बोली, प्लीज चाचा बस कीजिए, बोलकर वो अंदर इक्यू में चली गई। किया ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो चाचा से कुछ भी नहीं बोल सकती थी और ऋषभ के खिलाफ वो जा नहीं सकती थी। बाहर ऋषभ दीवार से सटके खड़ा था और तीनों को देखे जा रहा था। वही धवल, विधु और रमेश जी भी ऋषभ को गुस्से से देख रहे थे। अंदर इक्यू में किया स्टूल पर बैठी रुद्र को देखे जा रही थी। माफ करना रुद्र, मैंने शादी भी कली और तू मुझे देख भी नहीं पाया। जानती हूँ जब तुझे पता चलेगा तो तू बहुत नाराज होगा, मगर मेरा भरोसा कर, मेरे पर और कोई रास्ता नहीं था। मेरे साथ जो हो सो हो, पर तुझे कुछ हो गया तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। किया रुद्र का हाथ पकड़े रोने लगी। कुछ देर तक यूं ही बस बातें करती रही, मानो अपने दिल को हल्का कर रही थी। अब जाने का वक्त हो गया है मेरा, पर मैं आती रहूंगी। और चाचा जी, विधु बाहर है तेरा ध्यान रखने के लिए, और तेरा दोस्त भी है। आजकल सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। पता है जब से तू हॉस्पिटल में है तब से वो यहीं पर रुका हुआ है। बहुत लकी है तू। किया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। लव यू रुद्र, जाती हूँ मैं। फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बोलकर किया बहुत भरी मन से अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई रमेश जी ने फिर कहा, देखो बेटा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। इस हेवन के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ, देखना कैसे पुलिस इसकी खबर लेती है। रुक 2 मिनट, बोलकर रमेश ने अपना मोबाइल निकाला। तभी किया ने उनका हाथ पकड़ लिया। इन्होंने कुछ नहीं किया चाचा जी, किया बोली। अचानक इतनी रिस्पेक्ट अपने लिए देखकर ऋषभ थोड़ी देर सीधा खड़ा होकर किया को देखने लगा। ये क्या बोल रही तू बेटा, ये आदमी? रमेश जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही किया ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, इन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ, मेरा भरोसा कीजिए चाचा जी। बोलकर किया ने अपने हाथ जोड़ दिए। प्लीज, बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही हूँ, मेरी तकलीफ और मत बढ़ाइए। बोलते हुए किया रोने लगी। तभी रिया वहां पर आ पहुंची। अचानक किया को देखकर रिया उसके पास आई, पर जब किया के गले पर उसकी नजर गई उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। ये क्या, तूने शादी कली? रिया हैरानी से बोली। तभी विधु ने सब कुछ पास आकर रिया को बता दिया। विधु की बात सुनकर रिया एक पल के लिए ठिठक गई, फिर दूसरे ही पल उसने अपने हाथों से तालियां बजाना शुरू किया। उसकी इस हरकत से सभी हैरान थे। ये क्या कर रही बेटा? रमेश जी हैरानी से रिया को देखकर बोले। वो रे किया, मानना पड़ेगा, मुझे लगा तू अपने भाई को इंसाफ दिलाएगी, पर ये क्या, तूने तो अपने भाई के गुनहगार, जिसकी बहन ने तेरे भाई की ये हालत की, उसी से शादी रचा दी। रिया हंसने लगी। इंसान के गिरने की भी कोई हद होती है, पर तेरी तो कोई हद है ही नहीं। रिया गुस्से से बोली, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विधु आगे आया। ये क्या बोल रही तू? विधु बोला। जो बोल रही सच ही बोल रही हूँ, आज तक उसके जैसी गिरी हुई औरत नहीं देखी मैंने। रिया बोली। अपनी जबान को लगाम दे रिया, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही? रमेश जी गुस्से से बोल पड़े। उफ कम मोन पापा, आपको नहीं लगता इसका नाटक अब कुछ ज्यादा ही चल रहा? रिया बोली। रिया तू गलत समझ रही, मेरी बात सुन। किया बोल ही रही थी कि रिया ने उसे बीच में रोक लिया। मुझे मत सीखा, एक तो तेरी वजह से मैं जिससे प्यार करती थी वो मुझसे दूर हो गया, अब इस अमीर इंसान को अपने जाल में फंसा कर शादी कर ली। वाह! रिया बिना देखे किया पर अपना सारा गुस्सा निकल रही थी। किया मुंह दबाए बस रोए जा रही थी। अगर अभी भी कुछ शर्म लाज जैसा कुछ बचा है ना तो चली जा यहाँ से। अगर रुद्र अभी यहाँ होता ना तो तेरी इस हरकत से उसे खुद पर शर्म आने लगती कि वो तुझ जैसी लड़की का भाई है। रिया उंगली दिखाते हुए बोली। किया रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखी वहां से इमरजेंसी के रास्ते नीचे भागी। बेटा सुनो, ये रुक जाओ, रमेश जी चिल्लाते रहे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वही ऋषभ ने रिया की आंखों में नफरत, गुस्सा और दर्द एक साथ देखा। दी, अब मुझे शर्म आती है कि मैं तुझ जैसी लड़की का भाई हूँ, अब प्लीज जा यहाँ से। विधु हाथ जोड़ते हुए बोला।
वहां खड़े 2 गार्ड और कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर खड़ी नर्स भी ये सब सुन रहे थे। पर किसी की मजाल थी जो आवाज ऊंची करे। ऋषभ चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से नीचे वापस पार्किंग में चला आया। उसने देखा किया वहां खड़ी रोए जा रही थी। ऋषभ ने चाबी के रिमोट से गाड़ी अनलॉक की और दरवाजा खोलो। अंदर बैठ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी, वैसे भी दिल्ली की रातें सर्द भरी होती है। ऋषभ की बात सुनकर किया अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ ने गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकली और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर ले आया। वैसे तुम रोती काफी अच्छा हो, ऋषभ बोला। ऋषभ की बात सुनकर किया उसे देखते हुए बोली, सॉरी। वो बस किया कुछ आगे बोल नहीं पाई। वैसे अच्छा ही, एक सर्वे के मुताबिक लड़कियों को हार्ट अटैक काफी कम आते हैं। ऋषभ की बात सुनकर किया उसे देखने लगी। किया को समझ नहीं आया ऋषभ क्या बोलना चाहता था। ऋषभ अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सर्वे से पता चला था कि जो लड़कियां ज्यादा रोती है उनके हार्ट पर स्ट्रेस का असर कम होता है और इसी वजह से उन्हें आने वाले हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। ऋषभ ने बोला, फिर आगे कहा, अच्छा है बस ऐसे ही हमेशा रोते रहे ना। ऋषभ की बात सुनकर किया आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। ऋषभ सामने देखकर गाड़ी चला रहा था, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। यह देख किया अपने मन में बोली, किस इंसान के साथ फंस गई तू, अब भगवान ही शायद तुझे बचा ले। क्या सोच रही, कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, तो सोचकर अपना टाइम खराब मत कर। किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। इसी कैसे पता मैं क्या सोच रही थी, तुम कब क्या सोचोगी सब जानता हूँ, तो बस एक ही बात कहूँगा, ऋषभ बोला। किया के मुंह से गलती से निकल गया, मैं तुम्हारा सबसे बुरा डर हूँ, कब तुम्हें निगल जाऊंगा तुम सोच भी नहीं पाओगी, ऋषभ बोला। किया डर के मारी कुछ बोल नहीं पाई। तभी बातों बातों में ऋषभ का विला आ गया। गार्ड ने रिमोट कंट्रोल से दरवाजा खोला। विला करीब 15 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था। इतना बड़ा विला देखकर किया की आंखें चौंधिया गई थी। ऐसा विला तो शायद फिल्मों में ही देखने को मिलता होगा। गाड़ी सीधे अंदर आगे ले जाकर ऋषभ ने रोक दी। बाहर निकलो, बोलकर ऋषभ ने किया की तरफ का दरवाजा खोला, पर वो बाहर नहीं आ रही थी, शायद उसे डर लग रहा था। ये देख ऋषभ बाहर आया और दूसरी तरफ जाकर किया का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। किया बाहर आके आसपास देखने लगी। वहाँ गार्डन था, सिक्योरिटी थी, जगह जगह कैमरा थे और 4 शिकारी कुत्ते आसपास घूम रहे थे जो उस विला को गार्ड कर रहे थे। विला के पीछे एक स्विमिंग पूल था जो विला की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। आगे रेड कारपेट बिछा हुआ था और सभी नौकर बाहर आकर खड़े थे। किया ने देखा करीब 20 के आसपास वहां नौकर मौजूद थे। सभी ने ब्लैक कलर का पेंट और सफ़ेद कलर का शर्ट पहना और शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की कोटी पहनी हुई थी। वही उनके हाथों में सफ़ेद कलर के मोजे थे। इतना शाही अंदाज तो शायद किया ने फिल्मों में ही देखा होगा। क्या हुआ, आज तक इतनी रॉयल लाइफस्टाइल नहीं देखी होगी तुमने। सही कहा ना मैंने, ऋषभ बोला। किया चुप रही। तभी ऋषभ ने उसकी कमर पर हाथ रखा और किया को अपने पास खींचा। किया हड़बड़ाए ऋषभ को दिखने लगी। वहीं पर ऋषभ सामने देखते हुए बोला, वेलकम टू हेल माशुकाना, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। ऋषभ के बोलते ही किया सहम उठी। किया ने देखा ऋषभ के चेहरे पर अजीब सी डेविल स्माइल थी। चैप्टर 13। ऋषभ ने किया को कमर से पकड़े आगे ले जाने लगा। सभी नौकर सर झुकाए खड़े थे। किया सभी को देखे जा रही थी। तभी ऋषभ ने सभी से कहा, आज से तुम सबके साथ रहने के लिए एक और मेहमान आया है, सभी स्वागत करो इनका। बोलकर ऋषभ ने किया का हाथ पकड़ के सबके आगे धकेल दिया। किया काफी ज्यादा डरी हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। तभी ऋषभ पीछे से उसकी कमर पकड़े आगे आया और अपना सर किया के कंधे पर रखकर अपना हाथ किया की कमर पर लपेटता हुआ बोला, देखो ये तुम सब की नई मालकिन है, इस घर की क्वीन विक्टोरिया है, ठीक से स्वागत करो नहीं तो बाहर फिकवा दिए जाओगे। सभी सर झुकाए अपना नाम बताने लगे और किया को वेलकम करने लगे। तभी एक बटलर बाहर आया। वो करीब 55 साल का था। वो अपने हाथ में एक शराब की बोतल लिए खड़ा था। जब नजदीक आके ऋषभ के पास खड़ा हुआ तब किया ने देखा वो एक रसियन वोडका थी।
उस पर मेड इन रसिया लिखा था। किया चुप होके खड़ी थी, वही ऋषभ उससे लिपट कर खड़ा था। तभी उस बटलर को देखकर ऋषभ बोला, अरे नथुलाल जी, आप आ गए, लाइए मेरी प्यास बुझा दीजिए। बोलकर उस बटलर के हाथ से वोडका लेकर ढक्कन खोलकर बोतल अपने होठों से लगा ली। किया ने देखा ऋषभ काफी ज्यादा शिद्दत से पिए जा रहा था, मानो कोई अमृत हो। बोलकर ऋषभ ने नथुलाल की तरफ देखा। वो अब नशे में आ चुका था। किया डरी हुई बस चुप खड़ी थी। ऋषभ अभी भी उसे लिपट कर खड़ा था। वही मजा आ गया। एक बात कहूँ बीवी, ऋषभ डकार मारते हुए बोला। किया चुप खड़ी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। मूंछें हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो। ऋषभ की बात सुनकर किया की नजर नथुलाल पर गई। वाकई ही नथुलाल की मूंछें बड़ी थी, किसी आर्मी ऑफिसर की तरह। इन्हें अमिताभ की फिल्मों का बड़ा शौक है। एक फिल्म में मूंछें देखकर आए थे अपनी जवानी में, तभी से ऐसे मूंछें रखी हुई है। ऋषभ ने फिर से डकार मारी। अब किया को बेचैनी होने लगी थी। तभी ऋषभ ने पूरी बोतल अपने पेट में उड़ेल दी और किया का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाने लगा। चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। बोलते हुए किया को खींचता हुआ ऋषभ अंदर लेकर आ गया। देखो हमारे घर को, दिस इज सिंघानियास विला। हाथ फैलाए ऋषभ बोला। किया अंदर का नजारा देखकर हैरान थी। पूरा घर किसी हॉलीवुड की फिल्म की तरह था। बीच में मिट्टी थी और बड़ा सा पेड़ था। आसपास बैठने के लिए जगह थी, जिससे सब रिलैक्स होकर बैठे बातें कर सकते थे। सामने बड़ा सा टेलीविजन था, जो कि काफी बड़ा था। आधी से ज्यादा दीवार को कवर कर रहा था, मानो छोटा सा मिनी थिएटर हो। ऊपर झूमर था, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। दोनों तरफ से ऊपर जाने के लिए राउंड शेप में सीढ़ियां थी, जो कि कांच की बनी हुई थी, और ऊपर का जो फ्लोर था वो भी आगे से कांच से बना हुआ था। कोने में एक लिफ्ट थी, जो कि ऊपर के फ्लोर पर जाती थी, वो भी कांच की थी। मगर हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब किया की नज़र आगे पूरे फ्लोर को कवर करते हुए अंडरवाटर फिश टैंक पर गई। फ्लोर पर फिश टैंक था, यानी आगे का पूरा ग्राउंड फ्लोर कांच का था, जिसके नीचे मछलियां तैर रही थी। हर कोने में महंगी से महंगी पेंटिंग्स दीवार पर गली हुई थी, और उस पेंटिंग्स पर रोशनी डालने के लिए ऊपर एक एलईडी बल्ब भी लगा हुआ था। किया अभी किसी रॉयल फैमिली का नज़ारा देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ये सब काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला लग रहा था। ऊपर से विला का इंटीरियर डेकोरेशन काफी ज्यादा सुपीरियर था। इस घर को डिजाइन करने के लिए फ्रांस से कंपनी को हायर किया गया था। कैसा लगा तुम्हें मेरा नर्क? ऋषभ ने गुम कर किया को देखकर सवाल किया। सच में पागल हो? किया मन में बोली। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे वो नर्क कहे या स्वर्ग। उसे लगता था कि ऋषभ उसके साथ कोई भद्दा सा मजाक कर रहा था। सभी नौकर अपने अपने काम में लग जाओ, बोलकर ऋषभ किया का हाथ पकड़े लिफ्ट की तरफ चल दिया। आओ तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाता हूँ, बोलकर किया को ऊपर के कमरे में लेकर आया। विला में कम से कम 15 कमरे थे और पीछे की तरफ कॉटेज था, जिसमें सभी नौकर रहते थे। जैसे ही ऋषभ ने दरवाजा खोला, वहां अंधेरा था। किया के चेहरे के भाव बदल गए। उफ सॉरी, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? बोलकर ऋषभ ने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट्स ऑन प्लीज, बोलते ही लाइट ऑन हो गई और किया को अंदर खींचकर दरवाजा बंद किया। कमरे की लाइट्स वॉइस सिस्टम से भी ऑपरेट होती थी और स्विच से भी। किया ने देखा कमरा काफी ज्यादा बड़ा था। आगे कोने में बीच के हिस्से में बेड था और सामने अलमारी थी। वही एक मिनी बार भी सेट किया हुआ था, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स की दारू रखी हुई थी। क्या हुआ माशुकाना, तुम नाराज हो क्या? तुम्हें नर्क पसंद नहीं आया? बोलकर ऋषभ फिर से किया के पीछे से आकर लिपट गया और सामने के ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखने लगा। किया भी उसी ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को और ऋषभ को देखे जा रही थी। तभी ऋषभ ने उसका दुपट्टा खींचकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। अचानक ऋषभ की इस हरकत से किया खौफ में आ गई। ऋषभ ने धीरे से किया को अपने और नजदीक खींचा और चलते चलते आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को आईने के जरिए देखे जा रहे थे। ऋषभ ने धीरे से किया की कमर से अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया, पर इस बार ये हरकत ड्रेस के अंदर हाथ डालकर की, जिस वजह से किया काफी ज्यादा शर्मसार हो गई। ऋषभ का हाथ किया की छाती पर आ चुका था।
किया ने अपनी दोनों मुट्ठी कस दी। तभी ऋषभ ने दूसरा हाथ किया की गर्दन पर रखा और धीरे धीरे किया की गर्दन को दबाना शुरू किया। धीरे धीरे किया का दम घुटने लगा। प्लीज ये क्या कर रहे हो आप, किया दबी हुई आवाज में बोली। पर ऋषभ के माथे पर तो मानो पागलपन हावी हो चुका था। किया की आवाज उसके कानों में जा रही थी मगर दिल और दिमाग तक नहीं। ऋषभ किया के जिस्म के साथ खेल रहा था, वही शैतान को तरह उसे मारने की कोशिश भी किए जा रहा था। किया से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे अपना अंत नजर आने लगा था। पर तभी उसे अपनी भाई की याद आ गई। नहीं प्लीज मत कीजिए, ये क्या कर रहे हो आप, बीवी हूं मैं आपकी, किया पूरी ताकत से चिल्लाए। उसकी आवाज सुनकर ऋषभ अचानक रुक गया और किया के गले से हाथ हटाकर किया के कंधे को पकड़ लिया और दूसरा हाथ बाहर निकलकर कमर से लिपटाकर खड़ा होकर आईने में देखने लगा। उसने देखा किया रोए जा रही थी। वो फिर बोली, बीवी हूँ आपकी, रखेल नहीं हूँ। रोते हुए उसकी आवाज ऋषभ के दिल को चोट पहुंचाए जा रही थी। ऋषभ ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो किया से दूर होने लगा। तभी उसे कुछ याद आ गया, वो अतीत का राज जिस वजह से वो किया से नफरत करने लगा था। किया को लगा ऋषभ ने उसकी बात सुन ली, मगर तभी ऋषभ ने किया को पकड़ा और ड्रेसिंग टेबल के बाजू दीवार से किया को सटा दिया और हैवानियत की हदें पार करता हुआ किया के ड्रेस को गले की तरफ से पकड़ा। किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋषभ ने पूरी ताकत आजमाते हुए किया के ड्रेस को बीच से फाड़ दिया। किया चिल्लाए और अपने दोनों हाथों को अपने स्तन पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका बदन किसी अप्सरा से कम नहीं था, पर इस वक्त वो सब कोई मायने नहीं रखता था। किया बेसहारा खड़ी थी और रोए जा रही थी। तभी ऋषभ ने उसके दोनों स्तनों से हटाकर ऊपर दीवार से सटा दिए और उसके नजदीक आ गया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। किया डरी सहमी सी ऋषभ को देखने लगी, मानो वो उससे भीख मांग रही थी कि उसे छोड़ दे। शायद अब किया को समझ आ चुका था कि क्यों ऋषभ ने उससे कहा था कि माप में उसका स्वागत है, क्योंकि वो अब किया के साथ कुछ भी कर सकता था और किया को बचाने वाला कोई नहीं था। ये घर वाकई किया के लिए नरकी था, जिसका एहसास अब जाकर किया को हो रहा था। सफेद ब्रा में खड़ी किया सिसकियां लिए रोए जा रही थी। अब जाकर उसे सही नर्क का एहसास होने लगा था। चैप्टर 14। किया को रोता हुआ देख ऋषभ मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तक ऋषभ किया को देखे जा रहा था। जब किया का रोना कम हुआ तब उसने डरी हुई नजरों से ऋषभ को देखा। वो अभी भी खौफ में थी। प्यार तो तुमसे कभी किया नहीं, पर टूटकर नफरत करने पर जरूर तुमने मजबूर कर दिया। बोलते हुए ऋषभ के चेहरे पर किया के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी, जिस देखकर किया सदमे में आ गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक थप्पड़ के लिए कोई इंसान इस हद तक गिर सकता था। वो बोली, एक थप्पड़ के लिए आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या गलती हुई मुझसे जो इस हद तक मुझसे नफरत करने लगे हो आप? किया की बात सुनकर ऋषभ हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। ऋषभ का ये रूप किया को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर तक हंसना चलता रहा। जब ऋषभ की हंसी रुकी, उसने किया के दोनों हाथों को छोड़ दिया। उसकी ये हरकत किया की सोच से बाहर थी। तभी ऋषभ ने अपना एक हाथ किया की पीठ पीछे ले जाकर ब्रा के हुक पर रख दिया, वही दूसरा हाथ किया की कमर पर रखकर उसके बिल्कुल ही नजदीक आ गया। किया बौखलाई हुई ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने उसे देखा और फिर कहा, मेरी प्यारी माशुकाना, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बस एक थप्पड़ के लिए ये सजा दे रहा हूँ? बोलकर ऋषभ ने किया की ब्रा को पीछे से खोल दिया और उसे दीवार से हटाकर वापस आईने के सामने लेकर आ गया। किया ने अपने दोनों हाथ आगे छाती पर रखे थे। इस वक्त उसके बदन पर कुछ भी नहीं था सिवाय इनरविया के। ब्रा लगभग निकल ही चुकी थी। ऋषभ ने आईने के सामने उंगली करते हुए कहा, देखो इस आईने को। बोलकर ऋषभ ने किया को सामने देखने के लिए उंगली से इशारा किया। किया डरती हुई आईने में देखने लगी। अब बताओ मुझे कि तुम कितनी खूबसूरत हो? ऋषभ के इस सवाल से किया सोच में पड़ गई। वो उस सवाल का जवाब भला कैसे दे जिसका सवाल ही उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैं ठीक से समझी नहीं, किया हकलाते हुए बोली। अच्छा नहीं समझी? ऋषभ मुंह बनाता हुआ बोला, मानो वो किया का मजाक उड़ा रहा हो।
चलो मैं समझा देता हूँ, बोलकर ऋषभ ने किया के दोनों हाथ को जबरदस्ती किया की छाती से दूर किया, फिर आगे कहा, ये जो काला तिल है ना, जो तुम्हारे दोनों स्तनों के लिए बीच में है, उसी काले तिल ने मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। ऋषभ की बात सुनकर किया हैरान थी, भला उसकी छाती पर बने काले तिल की वजह से ऋषभ कैसे उससे इतनी नफरत करने लगा था। आखिर उस रात जब उन दोनों में सेक्स हुआ था तब दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना थे। किया के लिए ऋषभ की बातें किसी पहेली से कम नहीं थी। वो हिम्मत करके बोली, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे तिल की वजह से आप क्यों मुझसे नफरत करते हो। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ ने उसे बिस्तर पर उठाकर फेंक दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। ये देख किया की जान हलक में आ गई। वो समझ चुकी थी कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। ऋषभ ने पास आकर किया का पैर खींचा और उसकी पैंटी निकालकर उसके ऊपर आ गया। किया ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद करके मुंह फेर लिया, मगर ऋषभ का सेक्स करने का तरीका पूरी तरह से भूखे भेड़िए की तरह था जो किया के गोरे बदन को नोच खा रहा था। किया ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी। वो दर्द से मना करती रही पर ऋषभ ने उसकी एक ना सुनी और अपनी हैवानियत उस पर दिखाता रहा। रो रो कर किया की आंखें सूज गई पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर जब ऋषभ थक गया वो किया के साइड पर कंबल खींच कर सो गया। किया बस रोए जा रही थी, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसकी वजाइना शायद से सूज गई थी। उससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ऋषभ बस घोड़े बेचकर सो चुका था। आधी रात का वक्त था। किया अभी भी सोई नहीं थी। उसे शायद बाथरूम जाना था। वो धीरे से ऋषभ से दूर हुई। उसने पूरा ध्यान रखा कि ऋषभ की नींद ना टूट जाए। धीरे से उसने अपनी ब्रा और पैंटी पहनी और लड़खड़ाती हुई बाथरूम की तरफ जाने लगी। धीरे से पहुंचकर वो दरवाजा खोलकर बाथरूम में गई और लाइट चालू कर पॉट पर बैठ गई। जब उसने यूरिन पास कर लिया तब वो खड़ी हुई और ठीक से देखने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि नीचे की तरफ सूजन नहीं थी पर दर्द काफी ज्यादा था, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। अपने मम्मी पापा की याद आने लगी थी। अगर उसके पापा मम्मी होते तो क्या की ये हालत ना हुई होती, रुद्र हॉस्पिटल में ना होता। अपनी किस्मत को कोंछते हुए वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसे भूख भी काफी ज्यादा लगी थी। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से कमजोरी उसके शरीर में पूरी तरह से फैल गई थी। नतीजा ये निकला कि किया खुद को संभालने में असफल हो रही थी। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। किया जैसे तैसे करके दरवाजे पर पहुंची, मगर कमजोरी की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी ऋषभ ने उसे कमर से पकड़ लिया। किया ऋषभ को देखकर चौंक गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सॉरी, मैं बस बाथरूम। उद्धरण चिन्ह श। ऋषभ ने किया को चुप करवा दिया। वो कुछ न बोली। ऋषभ ने उसे बेड पर लाकर धीरे से बिठा दिया। अभी किया को उसकी इंसानियत दिख रही थी, ना कि कोई भेड़िया। वो किया को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था। ऋषभ ने आगे जाकर अलमारी में से अपने कुछ कपड़े निकाले और किया के पास आया। ये मेरा शॉर्ट्स और टी शर्ट है, उसे अभी पहन लो। किया के सामने कपड़े रखकर ऋषभ बेडरूम से बाहर चला गया। किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे डर था कि उसने ऋषभ की बात नहीं मानी तो वो गुस्सा करेगा और अभी किया ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे ऋषभ की टी शर्ट और शॉर्ट्स किया ने पहन लिए। करीब 20 मिनट हो चुकी थी ऋषभ को रूम से बाहर गए, वो वापस नहीं आया था। आखिर ये चाहते क्या है मुझसे, आखिर गलती क्या थी मेरी, किया लगातार यही सोचे जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और ऋषभ अंदर आया। उसे देखकर किया वापस से अलर्ट मोड में आ गई, पर जैसे ही ऋषभ नजदीक आया किया हैरानी से उसे देखने लगी। ऋषभ किया के सामने आकर बैठा। उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें एक बाउल में ओट्स थे जिसमें से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। किया को भूख भी लगी थी पर वो डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर पहले सामने बैठे उसके पति ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी, उसे ह्यूमिलिएट किया था और अब वो उसकी परवाह करने लगा था। ये सब किया के सर के ऊपर से जा रहा था। क्या हुआ, समझ नहीं पा रही कि मैं तुम्हारी इतनी सेवा क्यों कर रहा हूँ।
हाँ, किया ने इशारे में सर हिलाया, फिर अचानक ही ना में सर हिलाया। किया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी ऋषभ ने कहा, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, और रही बात मेरी तो सुहागरात मनाना, इट्स अ नेचुरल। ऋषभ ऐसे बोल रहा था जैसे उसने किया के साथ कुछ गलत किया ही नहीं था। खा लो चुपचाप, नहीं तो वो सब मैं वापस से करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। नहीं नहीं, मैं खाती हूँ, डर के मारे किया के मुंह से निकल गया। वो चुपचाप चम्मच उठाकर ओट्स खाने लगी। ये काफी हेल्थ न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना है, तुम्हें मेरे टॉर्चर को सहन करने में मदद करेगा, बोलकर ऋषभ खड़ा हुआ और कोने में जो मिनी बार था वहां से दारू की बोतल लेकर आया। वो टकीला थी, ऋषभ उसे भी मुंह पर लगाए पीने लगा। किया खाते खाते ऋषभ को देखे जा रही थी। पूछो, जो भी पूछना है, आज मूड अच्छा है, और वैसे भी फर्स्ट नाइट में बीवी को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर सवाल पसंद आए तो जवाब जरूर दूंगा, ऋषभ बोला। ऋषभ की बात सुनकर किया सोच में पड़ गई थी। एक बात किया अच्छे से समझ चुकी थी कि ऋषभ से वो भाग नहीं सकती थी, ना ही छिप सकती थी, बस उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता किया के पास नहीं था। वो हिम्मत करके ऋषभ से पूछती है, मेरी गलती क्या है? पर था यही पूछोगी, ऋषभ बोला। तो जवाब दो, किया बोली। जब वक्त आएगा तब जरूर दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तुम खुद भीख मांगोगी मुझसे, ऋषभ ने बताया। क्या करूं जिससे आपको ये भरोसा दिला सकूं कि मैं बुरी नहीं हूं? मेरे भाई की वजह से मैंने आपको थप्पड़ मारा था, और मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है, किया बोली। जानता हूँ, भरोसा है तुम पर, इसीलिए अभी तक जिंदा हो, वरना किसी गटर में तुम्हारी लाश पड़ी होती। ऋषभ के बोलते ही किया चुप हो गई। वो डरी हुई थी, तभी ऋषभ हंसने लगा जोर जोर से। डर गई? ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला। वाहियात मजाक था, किया गुस्से से बोली। इसीलिए तो किया था, मेरी प्यारी माशुकाना, कब समझोगी? ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। नफरत है मुझे आपकी इस मुस्कुराहट से, किया गुस्से से बोली। तू तबाही है मेरी, पर एक बात बोलूं? ऋषभ ने पूछा। क्या? किया गुस्से से बोली। रातों में रोया हूँ, अंधेरे में टूटकर बिखरा हूँ, ना जाने कितनी बार बेइज्जत हुआ हूँ, ना जाने कितनी बार बेइज्जत हुआ हूँ। अरे कौन समझाए इस जमाने को इस मुस्कुराहट के पीछे का सच? इस मुस्कुराहट के लिए तो जिंदगी की सारी खुशियां तक तबाह की है मैंने। ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला, मगर उसकी आंखों का दर्द किया देख सकती थी। जो ऋषभ ने अभी अभी कहा था उसे किया महसूस कर सकती थी। किया ने जैसे ही अपना खाना खत्म किया, ऋषभ ने ट्रे में सब रख दिया और रूम के बाहर नीचे दरवाजे के पास ट्रे रख दी। किया चुप बैठी सोचे जा रही थी, तभी ऋषभ उसके पास आया और बेड पर लेट गया। किया कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋषभ ने उसे अपने पास खींच लिया। किया हड़बड़ाई हुई ऋषभ को देखने लगी, पर ऋषभ ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और कंबल डालकर किया से लिपट कर सोने लगा। किया की पीठ ऋषभ की छाती की तरफ थी, ऋषभ किया को पीछे से पकड़े हुए था। किया काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी ऋषभ से अलग होने की, पर हर कोशिश नाकाम होती किया को नजर आने लगी थी। किया ने थक कर हार मान ली थी। चुपचाप सो जाओ, ऐसा वैसे कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस, और जो तुम जानना चाहती हो वो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, बोलकर किया को और अपने पास खींच लिया और जोर से किया को पकड़े सोने लगा। किया को भी ये सब अच्छा लगने लगा था कि ऋषभ इतना भी बुरा नहीं था, अगर वो चाहता तो और भी बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने नहीं किया। किया इस वक्त ऋषभ की बाहों में शांत थी, उसे बेचैनी नहीं हो रही थी। अब सवाल ये था कि ऋषभ आखिर किया से चाहता क्या था? किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इन सारे सवालों को अपने मन में लिए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आखिर कौन सा राज था जो ऋषभ इतनी आसानी से किया को नहीं बता रहा था? 8 साल पुराने उस राज के खुलने पर किया क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब कल किया का सामना ऋषभ की बहन नताशा से होगा तब क्या होगा, जानने के लिए पढ़िए मेरी इस जुनून से भरी प्यार और नफरत की कहानी को। चैप्टर 15। सुबह हो चुकी थी। ऋषभ मासूम से बच्चे के जैसे किया से लिपट कर सोया था। किया की आंख धीरे धीरे खुली, उसे महसूस हुआ ऋषभ अभी भी उससे लिपट कर सोया था। किया ने धीरे से ऋषभ की तरफ अपना मुंह फेरा।
उसने देखा ऋषभ के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो किसी छोटे बच्चे की जैसी थी। नींद में बिल्कुल ही मासूम सा था मगर उठते ही किसी शैतान से कम नहीं था। किया बिना कुछ सोचे उसे ही देखे जा रही थी। नहीं समझ पा रही आपको? शादी की है मैंने आपसे और मैं एक बीवी की तरह अपना फर्ज निभाऊंगी, मगर अगर मुझे अपने पास नहीं आने दोगे, मुझे समझने का मौका नहीं दोगे तो आपकी गलतफहमी कैसे दूर करूंगी, कैसे साबित करूं कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ? प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, अगर उसके बाद आप बोलोगे तो आपसे दूर चली जाऊंगी, मगर खुद को मैं आपकी नज़रों में साबित किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं ये सब बस अपने भाई की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। जिस दिन मेरा भाई ठीक हुआ, उस दिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी आपसे। किया ऋषभ को देखकर अपने मन में ये सब बोले जा रही थी। तभी ऋषभ की आंख खुल गई और उसने किया को अपने सामने खुद को देखते हुए पाया। किया और ऋषभ की नज़र एक हुई, दोनों खामोश थे। करीब 20 या 30 सेकंड के बाद ऋषभ ने एक झटके से किया को अपने से दूर धकेल दिया। ऋषभ का ये बिहेवियर किया को अजीब लगा और लगता भी कैसे नहीं। रात में उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा, फिर प्यार से लिपट कर एक केयरिंग हस्बैंड की तरह किया को संभालते हुए सो गया, उसके लिए खाना भी लेकर आया था। और अब सुबह यूं अजनबी की तरह खुद से दूर कर दिया। अब कोई लड़की कैसे खुद को दिलासा दे कि सब ठीक हो जाएगा, खासकर तब जब आपका पति एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान हो, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकने की ताकत रखता हो। ऋषभ के दूर धकेलने से किया को हाथ में दर्द हुआ क्योंकि किया के दाहिने हाथ को पकड़कर उसे झटके के साथ ऋषभ ने किया को दूर धकेला था। आउच! किया हाथ पकड़े बिस्तर पर बैठ गई। ऋषभ ने देखा किया को वाकई दर्द हो रहा था। उसने बिस्तर के साइड का ड्रॉवर खोला, उसमें से एक ऑइंटमेंट बाहर निकालकर किया के पास रख दी और उठकर बाथरूम में चला गया। किया ने उस ऑइंटमेंट को वन हाथ में उठाया, उस पर लिखा था डाइक्लोफेनेक जेल पेन रिलीफ। तो वाकई परवाह है मेरी आपको, फिर किस बात की सजा है ये? किया ने अपने होठ भींच लिए। किया अब कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसने ऑइंटमेंट को बस हाथ में पकड़ा हुआ था और बाथरूम की तरफ नजरें गड़ाए देखे जा रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ बाहर आया, उसने पास टॉवल पहना हुआ था। किया ने उसे आते हुए देखा। जब वो पास आया तो किया ने शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर दी। ऋषभ ने ये नोट किया पर कुछ नहीं कहा। ऋषभ आईने के सामने आकर खड़ा हुआ और अपने बाल ठीक करने लगा। उसके बाला बिल्कुल ही काले थे और साथ में शाइनी भी। किया ने धीरे से अपनी नज़र उठाई, उसका चेहरा लाला हो गया था। ऋषभ की बॉडी काफ़ी मस्क्यूला थी और पेट पर जो एब्स थे, जिसे ज़्यादातर लोग सिक्स पैक एब्स ही कहते हैं, उस वजह से ऋषभ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। ट्राइसेप, बाइसेप, गर्दन के मसल, थाई के मसल, ऋषभ किसी मॉडल से कम नहीं या यूं कहे किसी फिल्म के हीरो को बराबर की टक्कर दे सकता था। किया ये सोचकर हैरान थी कि ऋषभ इतनी ज़्यादा दारू पीता है फिर भी इतनी परफेक्ट बॉडी कैसे। खैर, खूबसूरती में तो हमारी किया भी किसी मॉडल से कम नहीं थी। गोरा बदन, काले मुलायम रेशमी बाल, पतली कमर, आंखें में काजल, दहकते अंगारों जैसे गुलाबी होठ किसी को भी पागल बना सकते थे। इन शॉर्ट उसकी फिगर ही किसी भी मर्द के सोए अरमान जगाने के लिए काफ़ी थी। मगर किया को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो कभी भी स्किन टाइट कपड़े नहीं पहनती थी ताकि उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। वो किसी को भी अपनी खूबसूरती नहीं दिखाना चाहती थी। किया ने देखा ऋषभ उसे ही देख रहा था। अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आई, किया हड़बड़ाए इधर उधर देखने लगी। तभी ऋषभ ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर किया के सामने ही अपना टॉवल खोल दिया। किया के तोते उड़ गए, मगर गनीमत थी कि ऋषभ ने अंडरवियर पहना हुआ था। किया ने राहत की सांस ली, तभी किया की नज़र ऋषभ के बदन पर गई और वो हैरानी से देखने लगी। ऋषभ आईने के सामने था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला, पर अब जब ऋषभ उसके सामने था तब उसे साफ साफ दिख रहा था। किया ने देखा राइट साइड कमर की तरफ एक बड़ा सा गोल सर्कल में एक घाव था, वही उसी राइट साइड पैर पर यानी थाई के ऊपर भी एक बड़ा सा घाव था, जिसे देखकर किया शॉक्ड के मारे ऋषभ को देखे जा रही थी। वो घाव काफ़ी बड़ा था, मानो किसी ने खंजर यानी चाकू से वार किया हो या फिर चाकू घुसा दिया हो, ऐसा कुछ किया को लग रहा था।
ऋषभ कपड़े पहन रहा था। तभी किया ने ना चाहते हुए भी पूछा, ये आपके बदन पर ये घाव? किया ने पूछा। ऋषभ ने सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। किया चुप होके ऋषभ को तैयार होते हुए देखे जा रही थी। ऋषभ ने टी शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था, साथ में ब्लैक जीन्स पैंट पहना था। ऋषभ का स्टाइल काफी यूनिक था। वो औरों की तरफ नहीं दिखना चाहता था, या यूं कहे ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे दूसरों के रास्ते पर चलना मंजूर ही नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिखता था या कैसा बिहेव करता था। उसका बस यही मानना था कि जब आपका काम बोलता है तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और सही भी था। रात में दारू पीना, क्लब में जाना, लड़कियों के साथ मजे करना, कोई नहीं बोल सकता था कि ये अमीरजादा देश की सबसे बड़ी कंपनी को अकेले संभाले हुए था। ऋषभ जब तैयार हो गया वो नीचे जाने के लिए मुड़ा। 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, बोलकर वो वहां से निकल गया। किया उसे जाता हुआ देखती रही। जब ऋषभ गया उसके बाद किया को उसकी कही हुई बात याद आई। 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। किया सोच में पड़ गई, पर थक हार कर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो नहाने चली गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वो नीचे आई। उसने देखा सभी नौकर अपने काम में व्यस्त थे। उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ मैडम? एक बूढ़ी नौकर ने आकर किया से पूछा। जी आप बता सकते हैं कि किचन कहाँ पर है? वो मुझे। किया बीच में ही रुक गई। उस बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि जरूर किया को भूख लगी थी। आप तो इस घर की मालकिन है, तो आप मुझे बताएं आपको जी खाना है सब मिल जाएगा, वो नौकर बोली। जी शुक्रिया, पर मैं खुद बना लूंगी, आप मेरे लिए तकलीफ मत उठाइए, किया मासूमियत से बोली। वो बूढ़ी बटलर काफी ज्यादा हैरान थी। किया उसकी मालकिन थी, भले ही वो कल ही इस घर में आई थी, पर उस बटलर को किया के चेहरे पर घमंड या अमीरी का कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। देखिए, आप ये क्या बोल रही है? प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए आपको भी बोलोगी वो लेकर आऊंगी। अगर बड़े साहब को पता चल गया कि मैंने आपसे काम करवाया है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, उस बूढ़ी बटलर ने मिन्नत करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब किया भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऋषभ के आगे तो उसकी भी नहीं चलती थी। ठीक है, जो भी हो आप ले आइए, मैं खा लूंगी, किया बोली। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेज खाने वाली? बटलर ने पूछा। जी वेजिटेरियन हूँ, किया ने जवाब दिया। ठीक है, आगे से लेफ्ट साइड चले जाना, वहाँ डाइनिंग रूम है, वहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, वो बूढ़ी बटलर बोलकर वहाँ से चली गई। किया आगे से लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ी। उसने देखा वहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड था। ऐसा सब लग रहा था क्योंकि आगे बास्केटबॉल की नेट लगी हुई थी, वो भी दोनों तरफ, और सभी के बैठने की जगह भी थी। किया ने देखा काफी ज्यादा सब कुछ बड़ा था, वो सब देखकर हैरान हुए जा रही थी। तभी वहीं पर डाइनिंग टेबल था, उस पर एक लड़की वहीं बैठे नाश्ता कर रही थी। किया वहां जाकर बैठ गई। किया ने उसे देखा, वो ब्रेड और बटर के साथ चाय पी रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत वापस आई, पर इस बार उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। वो पास वाले दरवाजे से आई थी। किया ने अंदाजा लगाया कि ये किचन का रास्ता होगा जो पीछे बास्केटबॉल की जगह से जुड़ा हुआ था, और यहीं पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। सब कुछ अमीरी की झलक दिखा रहा था। वो पास आकर बोली, ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता, बोलकर उसने ट्रे किया के सामने टेबल पर रख दी। किया ने देखा कि ट्रे के अंदर एक प्लेट में आलू के पराठे, साथ में एक बटर क्यूब रखा था और बाजू में चाय रखी थी। ये दार्जिलिंग की चाय है मैडम, आपको पसंद आएगी, बोलकर वो बूढ़ी औरत किया को सब पिरसने लगी। जी आपका नाम क्या है? किया ने पूछा। मेरा नाम मैडम अर्चना है, वो बोली। जी थैंक यू मुझे नाश्ता खिलाने के लिए, मेरा नाम किया है, किया ने कहा। जी इसमें क्या है मैडम? सर ने खास बोला था कि रात से आपको भूख लगी है तो मैं आपको अच्छे से खाना खिला दूँ। अब साहब ने बोला है तो मानना तो पड़ेगा ना, वो बोली। ऋषभ की बात सुनकर किया थोड़ी हैरान हो गई। वापस से ऋषभ का ये अच्छा बिहेव उसकी समझ से बाहर था। किया चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी अर्चना जी की नज़र दूसरी तरफ बैठी लड़की पर गई। वो लड़की उठकर जाने ही लगी थी कि अर्चना ने आवाज दी।
अरे नताशा बेटा, आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, अर्चना ने पूछा। नताशा का नाम सुनकर ही किया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अर्चना की तरफ देखा, मगर उसे देखकर किया शांत हो गई। किया ने उसकी हालत देखी, बहुत ध्यान से उसे देखा। उसे इतना तो पता चल गया था कि नताशा की हालत ठीक नहीं थी। लिसन ओल्ड लेडी, डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, बोलकर वो उठकर वहां से जाने लगी। बता नहीं जाहिल गवार को भाई कहाँ से उठा कर लेकर आते हैं, जाते हुए नताशा बोली। किया ने अर्चना की तरफ देखा। अर्चना हल्का सा मुस्कुराए और वापस अंदर चली गई। किया को बहुत बुरा लगा, वो समझ सकती थी कि अर्चना की हालत इस वक्त कैसी होगी। नाश्ता करने के बाद किया इधर उधर सब घूमने लगी। वो घर देख रही थी, कहाँ कितने कमरे थे, घर में क्या क्या था। तभी फर्स्ट फ्लोर पर पीछे के हिस्से में वो जा पहुंची। एक स्टोर रूम में से उसे कुछ आवाज आने लगी। पहले तो किया थोड़ी डर गई, पर फिर हिम्मत करके वो पास गई। स्टोर रूम की लाइट चालू थी, दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर वो पूरा हिल गई। आखिर क्या था स्टोर रूम के अंदर, जिस वजह से किया इतनी हैरान थी? जानने के लिए जुड़े रही हैं। चैप्टर 16। किया धीरे से स्टोर रूम में झांक कर देखने लगी। अंदर का नजारा देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नताशा फर्श पर बैठी किसी पुराने लकड़ी से बने टेबल पर व्हाइट पाउडर को अपने क्रेडिट कार्ड्स लाइन बना रही थी और बारी बारी से नॉस्ट्रल्स बंद करके कोकेन नॉस्ट कर रही थी। किया दरवाजे के पास गई। नताशा की हालत देखकर किया को काफी दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई करने की उम्र में नताशा ये सब करके अपनी लाइफ खत्म कर रही थी। अचानक ही नताशा की नज़र दरवाजे के पास खड़ी किया पर गई। दोनों की नज़र एक हुई, दोनों ही एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा गए। पर फिर नताशा ऐसे बिहेव करने लगी मानो कुछ हुआ ही ना हो, जैसे किया वहां पर थी ही नहीं। वो वापस से कोकेन नॉस्ट करने लगी। किया ने देखा उसके काले बाल बिखरे हुए थे, फटी जीन्स, फटी हुई टी शर्ट, हाथ पर कलाई के ऊपर ब्लेड से कट किए हुए निशान। ये सब देखकर किया को अंदाजा हो गया था कि ये प्यार में मिले धोखे की कहानी थी। किया पास गई और झटके के साथ लात मारकर उसने टेबल को उलट दिया। सारा कोकेन नीचे फर्श पर गिर गया और धूल मिट्टी के साथ मिल गया। ये क्या किया पागल, तुझे कोई अंदाजा भी है? तेरी औकात से भी ज्यादा महंगा था, बोलकर नताशा गिरा हुआ कोकेन हाथ से समेटने लगी। किया को अब गुस्सा नहीं, पर उसकी हालत देखकर बस तरस आ रहा था। पूरा पिक्चर किया के दिमाग में साफ साफ समझ में आ चुका था। नताशा ने रुद्र का एक्सीडेंट किया, वो गलत था, उसी की वजह से आज रुद्र हॉस्पिटल में था और उसी की वजह से किया की ये हालत हुई थी। पर गुस्सा करके अब किया को कुछ हासिल नहीं होने वाला था। नताशा की इसी हालत की वजह से ही रुद्र आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। किया सुलझी हुई लड़की थी, वो समझ चुकी थी कि सारा कसूर इस कोकेन का था, ना कि नताशा का। किया ने फुर्ती दिखाते हुए नताशा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया। छोड़ो मेरा हाथ, तुम समझती क्या हो खुद को, छोड़ो मुझे यू बिच, वो बोली। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, ना जाने इस लत की वजह से तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी, अब और नहीं। किया गुस्से से बोली। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। यू फूल, तुम समझती क्या हो खुद को, भाई को आने दो, तुम्हारी सारी हेगड़ी अगर मैंने निकाल ना दी तो मेरा नाम भी नताशा सिंघानिया नहीं, वो बोली। और तुम्हें भी मैं अगर रास्ते पर सीधा ना ले आई तो मेरा नाम भी किया ऋषभ सिंघानिया नहीं, किया बोली। व्हाट? नताशा हैरानी से किया को देखने लगी। नताशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो किया अभी अभी बोली। फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? नताशा ने अपने बाल पीछे करते हुए पूछा। वही जो तुमने सुना, मैं इस घर की मालकिन हूँ, आपके भाई की बीवी हूँ और आपकी भाभी हूँ, तो आइंदा थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, किया बोली। इस वक्त किया किसी शेरनी से कम नहीं थी। नताशा को समझ आ गया था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, बेहतर यही था कि उसके भाई के आने का वो वेट करे। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। किया ने एक बार फिर से फर्श पर नजर डाली। किया वाकई दुखी थी कि इस उम्र में नताशा ये सब कर रही थी, और इसी उम्र में ही क्यों?
किसी भी उम्र में किसी के लिए भी ये ड्रग्स सब कुछ सही नहीं था, ये सब बस इंसान को उसके बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर ही छोड़ता है। ना जाने कितने सारे घर उजड़ गए होंगे इस ड्रग्स की वजह से। आज अचानक से किया को अपने बीते कल की याद आ गई थी, कभी वो भी नताशा की जैसी थी, वो भी नताशा के जैसे कभी ड्रग्स का शिकार होते होते बची थी। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही यार, कहा है तू रिमी, माफ कर देना अचानक से कॉलेज सब छोड़ना पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया था, कॉलेज के बाद तुझे मिल भी नहीं पाए। आई होप तू अच्छी होगी, अगर सब ठीक रहा तो एक दिन हम वापस जरूर मिलेंगे, और उससे भी। उद्धरण चिन्ह। किया की आंखें नम हो चुकी थी, बीती यादों से बाहर आकर अपने आंसू पोंछे और स्टोर रूम को ठीक करने लगी। दूसरी तरफ दिल्ली मेंटल एसाइलम में डॉक्टर एक लड़की को चेक कर रहे थे। वो लड़की काबू में ही नहीं आ रही थी, पूरी जगह को उसने सर पर उठा लिया था। वार्ड बॉयज भी परेशान हो गए थे। अरे जल्दी से पकड़ो इसे, दवाई का वक्त हो गया है, नर्स ने कहा। जरा आराम से, हमारी खास वीआईपी पेशेंट है, कोई गलती ना हो, डॉक्टर ने चेताते हुए समझाया। चारों वार्ड बॉयज घेरा बनाकर उस पेशेंट को कोने में फंसाकर आगे बढ़ रहे थे। यार ये इसका रोज का है, एक वार्ड बॉय बोला। हाँ यार, अब तो थक गए हैं, दूसरा बोला। धीरे से बोल नहीं तो नौकरी चली जाएगी, तीसरा बोला। अरे बातें मत करो, इसे जल्दी से पकड़ो, चौथा बोल। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूर रहो, नहीं तो मार दूंगी सबको, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो लड़की बोली। पर तभी चारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाई पर फायदा नहीं हुआ। सभी उसे किसी तरह बेड पर लेकर आए और बड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। बाकी की ट्रीटमेंट नर्स को समझाकर डॉक्टर बाहर आ गए। तो आज आना हो गया तुम्हारा, वैसे तो संडे को ही आते हो, फिर 2 दिन पहले ही क्यों? उद्धरण चिन्ह। यार कौशिक, तुझे पता है ना न्यूयॉर्क से सब इंडिया आ रहे, दिक्कत हो जाएगी इसीलिए जल्दी आ गया। वैसे ऋषभ तू बोलता तो थोड़ी देर बाद में नींद का इंजेक्शन लगाता, तेरी थोड़ी बात हो जाती उससे, कौशिक बोला। हाँ मगर टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, निकलना है मुझे अभी ऑफिस जाने के लिए, सब कुछ टीना और मिश्रा हैंडल कर रहे, ऊपर से ह्यूमन राइट्स वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया है, ऋषभ ने जवाब दिया। तो ये बात है, कौशिक बोला। दोनों चलते हुए बात कर रहे थे। अगर यहाँ रुकता तो रीमा मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देती, इसीलिए मैं अभी बात नहीं कर सकता, प्लीज अंडरस्टैंड, ऋषभ कौशिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आई कॉम्प्लीटली अंडरस्टैंड ब्रो, डोंट वरी, कौशिक बोला। दोनों चलकर एसाइलम के पीछे के हिस्से में पहुंचे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे तो कुछ लोग खेल रहे थे, कोई कार्ड्स खेल रहा था, कोई गेम खेल रहा था तो कोई टीवी देख रहा था। तो कैसे है ये सब? ऋषभ ने हाथ जेब से बाहर निकाला और छाती पर दोनों हाथ बांधते हुए बोला। उसके खड़े रहने के अंदाज से कोई भी बता सकता था कि वो किसी गहरी सोच में था। तभी उसकी सोच को बीच रास्ते पर रोकते हुए कौशिक बोला, इन चारों को तो मैं हर रोज ठीक से देखता हूँ, मेरी तरफ से जितना बन पड़ता है वो सब मैं कर रहा हूँ, मगर जिस किसी ने भी इनकी ये हालत की होगी वो किसी शैतान से कम नहीं होगा, कौशिक बोला। हाँ मुझे भी जब मिले थे तब मैंने भी यही सोचा था, 2 साल पहले की वो रात मैं भी नहीं भूल सकता था, बहुत बुरी हालत में थे सब, कोई इतना नीचे कैसे गिरा हुआ होगा, इंसानियत की सारी हदें ही पर कर दी होगी, वाकई जो भी होगा वो शैतान ही होगा, ऋषभ नजरें फेरते हुए बोला। सामने जो 4 लड़के जमीन पर बैठे हुए थे वो सभी चुप थे। किसी के चेहरे पर जलने के निशान थे तो किसी के हाथ जले हुए थे तो किसी का होठ जला हुआ था तो एक का तो पैर ही कटा हुआ था। सभी पागल हो चुके थे। कुछ देर बात करने के बाद ऋषभ वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। करीब 1 घंटे बाद ऋषभ ऑफिस पहुंचा। ऋषभ की ऑफिस दिल्ली के साउथ साइड के एरिया की तरफ थी। ऋषभ ने देखा वहां पर मीडिया वाले आए हुए थे और ह्यूमन राइट्स वाले धरना दिए जा रहे थे। ऋषभ ने गाड़ी आगे ना ले जाकर पीछे के रास्ते से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ ले जाना सोचा। जब ऋषभ वहां पहुंचा, वहां पर भी मीडिया वाले खड़े थे।
तो आज इन लोगों ने मूड बना ही लिया है कि मुझसे बात किए बिना मानेंगे नहीं, ऋषभ खुद से कहता है। पर मैं भी टेढ़ी चीज हूँ, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाला, बोलकर ऋषभ ने सामने के स्टार कॉफी शॉप के पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर दी। फिर मफलर पहना, सनग्लास लगाए और एक कैप पहनकर गाड़ी से नीचे उतरा और कॉफी शॉप में चला गया। वहीं से उसने एक कॉल किया। ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था, सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सभी को डर था कि इस धरने की वजह से मिस्टर सिंघानिया कहीं उनका धरना ना निकाल दे, क्योंकि अभी तक ह्यूमन राइट्स वाले और मीडिया वाले बिल्डिंग के बाहर ही खड़े थे। मैडम सर आएंगे और नौकरी से निकाल देंगे, चार्मी रोया मुंह बनाती हुई बोली। शट अप चार्मी, अगर एक और बार बोली तो चीफ का तो पता नहीं, पर मैं जरूर तेरा ट्रांसफर बंगलौर की ब्रांच में कर दूंगी, टीना गुस्से से बोली। सुबह से अभी तक चार्मी डर की वजह से टीना का दिमाग खा चुकी थी, अब टीना की भी सहन करने की हद हो चुकी थी। सभी बात ही कर रहे थे कि टीना पर ऋषभ का कॉल आया। टीना ने देखते ही बोला, चुप हो जाओ, सर का कॉल है। जैसे ही टीना ने बोला, सभी अलर्ट मोड में आ गए। हेलो सर, टीना कांपती हुई आवाज में बोली। सभी सामने के स्टार कॉफी शॉप पर आ जाओ, आज मीटिंग कॉफी शॉप पर ही होगी, और बोलकर ऋषभ ने फोन काट दिया। टीना के तोते उड़ गए। क्या हुआ? मिश्रा ने पूछा। कॉफी शॉप में मीटिंग रखी है, टीना सामने देखती हुई बोली। चार्मी पैर फैलाए नीचे बैठ गई। मेरी होम लोन अभी भी बाकी है, वो रोती हुई बोली। टीना की बात सुनकर सभी के छक्के छूट गए। आखिर कॉफी शॉप की बात सुनकर सभी इतने परेशान क्यों थे, क्यों सबकी हवाएं उड़ी हुई थी? जानने के लिए जुड़े रहे मेरी इस कहानी के साथ। चैप्टर 17। सभी बारी बारी से कांपते पैर लेकर जैसे तैसे कॉफी शॉप में एंटर हुए। सभी ने ध्यान रखा था कि कोई भी मीडिया की नज़र में बिल्कुल भी ना आए। कोई पीछे के रास्ते से आया तो कोई कपड़े बदल कर मुंह छुपाए बाहर आया। किसी भी तरह से सभी बचते बचाते खुद को संभालते हुए 31 मिनट के अंदर ही ऋषभ सिंघानिया के सामने प्रकट हो गए। पिछली बार जब ऋषभ ने मीटिंग ऑफिस के बाहर रखी थी, तब से लेकर अभी तक हर बार कोई एक एम्प्लॉय कंपनी से बाहर हुआ है। अभी तक 3 एम्प्लॉय बाहर हो चुके हैं, यानी सीधा हिसाब था कि 3 बार मीटिंग बाहर रखी जा चुकी थी। अब आज किसकी बारी थी, यही सोचकर सभी का दिल बैठा जा रहा था। ऋषभ सिंघानिया अपने काम के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। कुछ भी करो मगर रिजल्ट लाकर दो, यही उसका कहना था। जब से ऋषभ ने कंपनी की भागदौड़ अपने हाथ में ली थी, तब से काफी कुछ बदल गया था। सारे रूल्स की तो पोटली बनाकर मानो गंगा में ही बहा दी थी। स्टाफ काफी ज्यादा खुश था, मगर रिजल्ट न आने पर जो खामियाजा भुगतना पड़ता, हल्की सभी को पता था कि ऋषभ बॉस की जगह पर सही था। कभी लेट आने पर किसी की सैलरी नहीं कटती थी, नहीं छुट्टी लेने पर कोई कुछ कहता था, फुल डे सैलरी मिलती थी। ऐसे में अगर रिजल्ट ना मिले तो बॉस का गुस्सा जायज था। अगर फ्रीडम मिले और मिसयूज हो, वो तो गलत बात ही होगी ना। अब ऋषभ ऐसा कैसे है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, वो आगे मैं आपको बताती रहूँगी। काफ़ी ज़्यादा कुछ है जिसको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आप बोर ना हो, पर पूरा पिक्चर तो तब पता चलेगा। सारे राज उस रात खुलेंगे जब आखिरी बार ऋषभ और किया आमने सामने आएंगे। उसी रात भूचाल भी आएगा और नई शुरुआत भी होगी, जिस चैप्टर का नाम मैं और तुम होगा। खैर, वो रात आने में अभी थोड़ी देर है। फिलहाल ऋषभ के धुरंधरों को समझ लेते हैं, जिन्होंने रातों की नींद दिन का चैन खो दिया था ताकि सिंघानिया इंडस्ट्री टॉप पर आ सके। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समझेंगे ताकि आगे जाकर सभी कैरेक्टर के साथ आपको जुड़ने में आसानी रहे। ऋषभ के पास सबसे ज़्यादा शेयर थे, 64%, जिस वजह से वो कंपनी का मालिक था। इतने शेयर ऋषभ ने कैसे हासिल किए ये आगे पता चलेगा। वो खुद भी सेव था और उसके अंदर सभी आते थे। ऋषभ के सामने बैठा आदमी मिश्रा जी थे, जिनकी पोस्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, जो कि ऋषभ के बाद सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने की ताकत रखते थे। जब भी ऋषभ नहीं होता तब यही कंपनी हैंडल करते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनके पास पावर है तो ये हर बार टीना से क्यों सलाह लेते थे। तो जवाब ये है कि टीना ऋषभ की पर्सनल असिस्टेंट थी और ऋषभ की बहुत साल से करीबी दोस्त थी। ये आगे पता चलेगा जब सारे राज खुलेंगे।
मिश्र जी काफी जवान थे और सभी इसी बात से हैरान थे कि ऋषभ ने ये पोस्ट इन्हें क्यों दे दी। तो जवाब एक ही था, कंपनी चलाने के लिए समझदार लोग चाहिए मगर संभालने के लिए वफादार। ऋषभ का यही मानना था कि मुझे वफादारी दो, काम करना तो हम सिखा ही देंगे। अब आते हैं चार्मी के ऊपर। वो कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी। इंडिया में उसकी रैंक 17 थी, चार्टर अकाउंटेंट में यानी सीए थी वो। पर अभी तक खुद की होम लोन पूरी नहीं कर पाए। फिर उसके बाजू में बैठे हैं हमारे धीरज गुप्ता साहब, ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, कंपनी के सभी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यू को संभालते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा। आगे ऋषभ के बाजू में बैठे हैं हमारे शैलेश आहूजा, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, जो कंपनी की रेप्यूटेशन से लेकर मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए जिम्मेदार है। पर ये फिलहाल अपनी बेटी को संभालने में असमर्थ है और इनका बेटा तो हाथ से ही जाने वाला है, यही समझो। खैर ये भी आगे पता चलेगा। अब आते हैं वेंकटेश अय्यर पर, जो कि चीफ लीगल ऑफिसर है, जिनका काम कंपनी को सभी तरह के लीगल रिस्क से बचाना है। बाकी सारे डिपार्टमेंट भी है, पर इन सब में ज्यादा बोर ना होते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषभ के सामने मुंह झुकाए खड़े थे। तो बताओ आज मैंने यहाँ मीटिंग क्यों रखी है? ऋषभ धीरे से बोला। कैफे खाली था क्योंकि वो कैफ खुद ऋषभ के दोस्त का था और इसी का फायदा अभी ऋषभ को मिल रहा था। वो सर मीडिया की वजह से, मिस्टर अय्यर बोले। और ऋषभ ने आज पूछा। और ह्यूमन राइट्स वालों की वजह से, चार्मी डरते हुए बोली। नाइस गर्ल, ऋषभ ने चार्मी के गाल खींचे। चार्मी थोड़ी मोटी थी और हर बार ऋषभ उसका गाल खींचकर चार्मी को चिढ़ाता था। सॉरी सर, टीना बोली। पर क्यों टीना, तुमने तो सही काम किया है इन सभी को यहाँ लाकर। क्यों सही कहा ना मैंने, ऋषभ तंज कसते हुए बोला। सभी चुप थे। आज के दिन अगर इन सभी का यहाँ से 9-2-11 नहीं हुआ तो कल तुम सभी बेंगलो में ट्रांसफर हो जाओगे, समझे? ऋषभ गुस्से से बोला। बेंगलो ब्रांच का नाम सुनते ही अय्यर खुश हो गया, पर बाकी सब शॉक्ड थे। सभी अय्यर को खा जाने वाली नज़र से देखने लगे। सर कल तक कुछ ना कुछ कर लेंगे, टीना बोली। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करूँगा, वो भी मैं। अगर ये सारे जोकर्स मेरी कंपनी के सामने से नहीं हटे तो, ऋषभ गुस्से से बोला। जी सर, टीना नजरें झुकाए बोली। अब ये बताओ कि जो एडवांस चीफ है नेविगेशन का, उसका ट्रायल कहाँ तक पहुंचा? ऋषभ ने सभी को देखते हुए पूछा। सर लास्ट फेज पर है, जब सक्सेसफुल ट्रायल हो जाएगा तब डिफेंस मिनिस्टर से हम मीटिंग फिक्स करेंगे, मिश्रा जी ने बताया। और 3D होलोग्राफिक कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर का क्या हुआ? ऋषभ ने पूछा। सर वो अभी रेडी नहीं है, हमने टेस्ट रन किया था पर अभी भी कुछ बग्स आ रहे, वो इंजीनियर उस पर अभी भी काम कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक रिजल्ट मिल जाएगा। ऋषभ सोचने पड़ गया। सर वो जो सिंथेटिक आर्म्स की बात हुई थी, वो भी ट्रायल में है। अब अगर लॉन्च से पहले कुछ भी हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट रोक देते हैं, धीरज गुप्ता जी बोले। हाँ सर, मैं भी एग्री हूँ इस बात पर, आहूजा ने कहा। ठीक है, और हाँ कल तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर फेल हुई तो सभी बेंगलोर जाने के लिए तैयार रहे ना, बोलकर टेबल पर हाथ मारता हुआ ऋषभ बाहर निकल गया। थैंक यू सर, अय्यर बोला। तभी मिस्टर अय्यर की नज़र उसकी को देख रहे अपने साथियों पर गई। उसकी जान हलक में आ गई। अय्यर जी आप बंगलो के हैं, मगर हम नहीं, अगर जाना है तो खुद जाए, बिना वजह हमें क्यों मुफ्त में बंगलो की शेयर करवाने पर आमादा हुए जा रहे हो? चार्मी ने चिढ़ते हुए कहा। सर सॉरी, वो मैं बस एक्साइटेड था जी, अय्यर बोला। जाना अच्छी बात है मगर पनिशमेंट में गए तो वहाँ की ब्रांच वाले हंसेंगे और इतनी सीनियर पोस्ट पर है हम सब और वो भी इतनी कम उम्र में। खुद का ना सही मगर इस पोस्ट का तो ख्याल कीजिए, धीरज गुप्ता ने कहा। सभी खामोश हो गए। प्लीज टीना इस मीडिया का कुछ करो, नहीं तो सब मुफ्त में जाएंगे, चार्मी बोली। हाँ जानती हूँ, कल ही मैंने बात की थी उस मेहताब रॉय से, उसने बोला था, मगर पता नहीं अभी तक क्यों मीडिया गई नहीं। टीना की बात सुनकर शैलेश आहूजा ने कहा, कभी बात से पलट तो नहीं गए वो?
नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने जो ऑफर दिया है उसे वो ठुकराएंगे नहीं। मैं आज फिर से बात करती हूँ, टीना बोली। थोड़ी देर यूं ही सभी के दरमियान बात चलती रही, फिर सब कॉफी शॉप से बाहर निकल गए। रात का वक्त था। ऋषभ ने जैसे ही घर के अंदर पैर रखा उसने देखा नताशा सामने बैठी हुई थी। वहाँ खामोशी थी, सभी बटलर चुप थे। किया को ना देखकर ऋषभ को थोड़ी बेचैनी हुई, मगर फिर सब इग्नोर करता हुआ वो लिफ्ट से ऊपर चला गया। तभी नताशा गुस्से से पैर पटकती हुई उसके पीछे रूम में आ गई। उसी वक्त किया भी पिछले हिस्से से आगे रूम की तरफ आई। भाई, मुझे बात करनी है आपसे, नताशा बोली। किया अचानक से रूम से आती हुई आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। क्या हुआ अब? ऋषभ अपना ब्लेजर उतारता हुआ बोला। आपने बिना बताए शादी कर ली? नताशा ने पूछा। हाँ, तो तू भी तो बिना बताए इधर उधर सबको अपनी गाड़ी से कुचलती हुई घर पर आती है, तब मुझे कुछ बताती है जो मैं तुझे कुछ बताऊं, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर नताशा चुप हो गई। फिर खुद को संभालते हुए वो बोली, मुझे वो पसंद नहीं, उसे इस घर से जाना होगा बस। नताशा गुस्सा करते हुए बोली। किया ध्यान से दोनों की बातें सुने जा रही थी। वो कहीं नहीं जाएगी, समझी? ऋषभ गुस्से के साथ बोला। पर क्यों? आज वो मुझसे ज्यादा खास हो गई आपके लिए? नताशा ने पूछा। देख, तू मेरी नट्स है, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर वो, ऋषभ ठिठका। वो क्या? बोलो। वो बस एक बेहुदा औरत है और कुछ नहीं, उस जैसी जाहिल गवार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ब्लडी बीच। उद्धरण चिन्ह। नताशा। ऋषभ गुस्से से चिल्लाया। बस अब बहुत हुआ, ऋषभ गुस्से से बोला। किया को दुख हुआ कि नताशा बिना समझे उसके लिए ये सब बोल रही थी। बस क्यों भाई, आजकल की आई हुई वो इस घर पर हुक्म चलाएगी, उसकी हैसियत नहीं है सिंघानिया बनने की, दो टेक की नौकरानी। आखिर इतना प्यार क्यों भाई? कौन है वो जिसके लिए ऋषभ सिंघानिया पिघल गया? नताशा की बात सुनकर ऋषभ चुप रहा। किया भी ये जानना चाहती थी। बोलो ना भाई, क्यों? आखिर क्या लगती क्या है वो आपकी? नताशा ने फिर पूछा। ऋषभ अभी भी चुप था। किया के मन में भी यही सवाल था, अभी तक वो भी ऋषभ को समझ नहीं पाई थी। बोलो भाई, चुप क्यों हो? लगती क्या है वो आपकी? बीवी है वो मेरी, ऋषभ चिल्लाया। आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। किया ये सुनकर हैरान थी। बीवी है वो मेरी? वो क्या ऋषभ सिंघानिया है? और बेहतर होगा कि तुम भी ये समझ लो, मर्जी मेरी, ये घर मेरा, शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की। वो तुम्हारी भाभी है, ये बात आइंदा से भूलना मत। और हाँ, ऋषभ आगे बोला, जिस दिन तुम मेरा कहे ना मानोगी उस दिन आना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी और मानूंगा भी। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। ऋषभ दरवाजे की तरफ उंगली दिखता हुआ बोला। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका खुद का भाई उससे इस तरह से बात करेगा। वो रूम के बाहर आई तभी उसकी नज़र किया पर पड़ी, जो बाहर खड़ी सभी बातें सुन चुकी थी। किया नताशा को देखकर थोड़ी हड़बड़ाई। तुम्हारी वजह से आज मुझसे मेरे भाई दूर हुए हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। किया नताशा का दर्द समझ रही थी, अपने भाई का रूठ जाना किसी भी बहन को अच्छा नहीं लगता। किया के साथ भी ये सब हो चुका था। मेरी बात सुनो तुम। किया कुछ बोलती उससे पहले ही नताशा वहां से चली गई। किया रूम के अंदर आई। उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, वो ऋषभ को समझ ही नहीं पा रही थी। तभी ऋषभ अचानक ही उसके सामने आके खड़ा हुआ। किया ने देखा ऋषभ उसे गुस्से से देखे जा रहा था। चैप्टर 18। ऋषभ को देखकर किया शॉक्ड थी, साथ में उसकी आंखों में गुस्सा देखकर किया काफी ज्यादा डरी हुई थी। पूरे विला में ऋषभ ही था जिसके साथ किया उलझ नहीं सकती थी। आखिर ऋषभ के हाथ में रुद्र नाम की किया की दुखती नस जो थी। किया ने देखा ऋषभ आंखों से अंगारे बरसाता हुआ उसके नजदीक आ रहा था। किया के पैर अपने आप पीछे हट रहे थे और ऋषभ के पैर किया के नजदीक पहुंच रहे थे। किया अचानक ही रुक गई, उसे एहसास हुआ कि पीछे रास्ता नहीं था। उसने देखा वो कमरे की दीवार से जा टकराई थी। किया के माथे से हल्की सी पसीने की बूंद सरकते हुए नीचे फर्श पर जा गिरी। डर के मारे किया ने एक गुट गले से नीचे उतरा।
ऋषभ उसकी हर हरकत को देखे जा रहा था। तभी ऋषभ ने पास आकर दोनों हाथों को जोर से दीवार पर मारकर किया को एक जगह फंसा दिया। अब किया हिल भी नहीं सकती थी। ऋषभ के दोनों हाथों के बीच खड़ी वो फंस चुकी थी। काका क्या हुआ? किया लंबी लंबी सांसें लेती हुई बोली। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। किया जब भी ऋषभ को यूं गुस्से में देखती तो वही सब हैवानियत उसे याद आती जो ऋषभ भेड़िया बनकर उसके साथ करता था। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ऋषभ हकलाता हुआ बोला, मानो वो किया की नकल उतार रहा था। काका कुछ नहीं बस। किया आगे कुछ ना बोली। शायद सामने खड़े ऋषभ को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ऋषभ किया के ओर पास आया। दोनों की सांसें मानो एक दूसरे से टकराने लगी थी। किया ऋषभ को खुद के इतने पास खड़ा देखकर काफी डरी हुई थी। ऋषभ ने अपने होठ किया के होठों की तरफ ले जाना शुरू किया। अचानक ही किया के दोनों हाथ ऋषभ की छाती पर आ गए। किया ने अपनी आंखें बंद कर दी। ऋषभ ने देखा किया के दोनों हाथ उसकी छाती पर थे जो इस वक्त उसकी टी शर्ट को खींचे जा रहे थे। ये देखकर ऋषभ और पास आया। किया को एहसास हुआ कि ऋषभ अपनी मनमानी करके ही मानेगा। ऋषभ को रोकने का कोई फायदा नहीं था, ना ही किया जानती थी कि उसे कैसे रोक। किया बंद आंखों से खड़ी सब सोच ही रही थी कि ऋषभ की आवाज उसके कानों पर गई, जिससे ये पता चला कि ऋषभ का मुंह इस वक्त किया के कान के पास था। अच्छा बताओ तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ऋषभ के बोलते ही किया ने अपनी बंद आंखें खोल दी। वो ऋषभ के कंधे की तरफ देखे जा रही थी। ऋषभ इतना नजदीक था कि ऋषभ की छाती किया की छाती को छू रही थी, यानी दोनों के बीच बिल्कुल ही ना के बराबर जगह थी। तुमने जवाब नहीं दिया। ऋषभ ने खामोश खड़ी किया से फिर से सवाल किया। नहीं पता, आप बताओ मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि मैं क्यों आपसे डरती हूँ, किया ने जवाब दिया। किया के दोनों हाथ ऋषभ के दोनों कंधे पर आ चुके थे। तो तुम मानती हो कि तुम मुझसे डरती हो? ऋषभ ने पूछा। हाँ डरती हूँ, और वजह आपको पता है? किया हिम्मत करते हुए बोली। हाँ वजह पता है मुझे, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही घटिया बिहेव करता हूँ, या यूं कहो जानवरों की तरह पेश आता हूँ, इसीलिए, ऋषभ ने कहा। किया चुप रही। अच्छा बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा किस लिए करता हूँ तुम्हारे साथ? ऋषभ ने पूछा। नहीं पता, पर मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, बस एक मौका चाहती हूँ खुद को साबित करने का, किया डरती हुई बोली। ऋषभ ने किया की छाती से उसके द्रास को पकड़ा और यूं खींच कर किया को दीवार की तरफ पटल दिया। वही हुआ जिसका किया को डर था। ऋषभ जबरदस्ती की हद पार करने पर उतर आया। किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि ऋषभ उसकी एक बार सुन ले। ऋषभ ने किया का दुपट्टा खींचकर फर्श पर फेंक दिया। पीठ पर जो डोरी बंधी हुई थी उसे खोल दिया और किया की पीठ को चूमने लगा। किया ने अपने हाथ जो दीवार पर जमाए रखे थे उसकी मुट्ठी भींच ली। ऋषभ ने चूमते हुए किया के बालों को पीठ से हटाया और अपने हाथ को आगे ले जाकर किया को पकड़ा और कंधे पर और गर्दन पर किस करने लगा। किया को ये एहसास बेकाबू कर देने वाला लगा था। वो डूब जाना चाहती थी, पर इस तरह जबरदस्ती खुद को ऋषभ के हाथ में देना उसे गवारा ना था। प्लीज बस कीजिए, मैं इस तरह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। किया के आंखों में आंसू आ चुके थे, पर ऋषभ के कानों में तो हड़ताल थी। उसे तो किया की बातें अनसुनी लग रही थी। ऋषभ ने किस करते हुए अपने हाथों को किया के स्तनों पर रखा, जिस वजह से किया शर्म से लाल हो गई। वो मुश्किल से खुद को रोके खड़ी थी। प्लीज ऋषु। अचानक ही किया के मुंह से ये नाम सुनकर ऋषभ रुक गया। किया को समझ आ गया था कि सामने पड़ने से कोई फायदा नहीं था, तो उसने प्यार का सहारा लिया। पर धोखा नहीं, सच्चे दिल से ऋषभ को ऋषु कहा ताकि उसकी आवाज ऋषभ तक पहुंच सके, और हुआ भी वही। अचानक ही ऋषभ के रुक जाने की वजह से किया को एहसास हुआ कि उसकी बात खाली नहीं गई थी। किया फिर से बोली, क्या मेरी बस इतनी ही वैल्यू है आपकी जिंदगी में? क्या आप हर लड़की को इसी नज़र से देखते हो? किया के बोलते ही मानो ऋषभ के अंदर भूचाल आ गया हो। वो पीछे हटा। खुद से ऋषभ को दूर जाता देख किया पलटकर ऋषभ को देखने लगी। क्या हर लड़की को आप सेक्स मशीन ही समझते हो? बोलो। ऋषभ खामोश रहा।
क्या आपकी मम्मा ने आपको यही सिखाया है? जिसे ही किया ने ये बोला ही था कि ऋषभ ने किया की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। किया डर गई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इस वक्त किया को ऋषभ की आंखों में पागलपन नजर आ रहा था, साथ में गुस्सा भी। किया ने देखा ऋषभ की आंखों से हल्के से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें भीग चुकी थी। किया ठीक से बोल नहीं पा रही थी। इट्स ओके ऋषु, मुश्किल से बोलते हुए किया ने अपना हाथ उठाया और ऋषभ के अंशु को साफ किया। ऋषभ इस वक्त बस टूटा तारा था, जो खुद को समेटने के लिए खुद के अंदर दबा गुस्सा निकलने के लिए किसी ना किसी को दोष दिए जा रहा था। किया ने आज उसका दर्द देखा, महसूस किया। अगर वो बुरा होता तो ये ना बोला कि किया उसकी बीवी है। किया के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, पर इस वक्त ये सब सोचना उसे सही नहीं लग रहा था। वो बस ऋषभ को ही देखे जा रही थी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऋषभ के लिए उसके मन में जो गुस्सा था वो खत्म हो रहा था। ऋषभ किया की इस हरकत से शॉक्ड में आ गया था। वो चिल्लाया, नहीं बोलकर उसने किया की गर्दन से अपना हाथ हटा दिया। वापस से दोनों हाथों को दीवार पर रखे जोर जोर से सांसें लेने लगा था। उसकी नज़र फर्श पर थी। शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था किया को देखने की। खुद को बहुत होशियार समझती होना तो ठीक है फिर, ऋषभ हौंफते हुए बोला। किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी कि आखिर ऋषभ कहे ना क्या चाहता था। ऋषभ अभी भी नजरें झुकाए खड़ा था। मौका चाहिए था ना तुम्हें, ऋषभ जोर से बोला। किया को अब कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि ऋषभ जरूर कुछ उल्टा सीधा करने वाला था उसके साथ। ऋषभ आगे बोला, नट्स ने बोला था कि तुम सिंघानिया बनने के लायक नहीं हो, तो यही सही। ऋषभ नजरें उठाए गुस्से से किया को देखने लगा। सुन मेरी बात ध्यान से, आंखों से नहीं दिमाग से, ऋषभ बोला। किया खामोशी से उसे ही देखे जा रही थी। तुझे मौका चाहिए, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। साबित कर सको तो कर लो खुद को। कल मेरी फैमिली शाम तक आ जाएगी। सिंघानिया बनना इतना भी आसान नहीं, अगर आसान होता तो कोई भी इस घर की बहू बन चुकी होती अब तक। ऋषभ डेविल स्माइल लिए खड़ा किया को देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर अब किया को ऋषभ की बातों से और डर लगने लगा था। शायद अब उसकी असली परेशानी शुरू होने वाली थी। जो भी बोलना है प्लीज आप साफ साफ बोल दो, किया हिम्मत दिखाते हुए बोली। ना, ऋषभ खींचते हुए बोला। किया हैरान थी, ऋषभ स्माइली फेस लिए बस उसे ही देखे जा रहा था। मेरी बीवी होना तो जाओ साबित करो खुद को। अगर साबित कर दिया ना तो उस दिन तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। बीवी बनना चाहती हो ना, खुद को साबित करने का मौका चाहिए ना, तो दे रहा हूँ मैं मौका। साबित कर दो खुद को, ऋषभ आगे बोला। वादा है मेरा, उस दिन जो बोलोगी मैं करूँगा। सर झुका दूंगा तेरे दर पर माशुकाना। आखिर तू तबाही तो है मेरी, वो भी 8 साल से, बोलकर ऋषभ वहां से बाहर चला गया। जैसे ही 8 साल की बात आई किया सोच में पड़ गई। क्यों आखिर हर बार माशुकाना बुलाते हो, और ये तबाही हूँ मैं आपकी, इसका क्या मतलब है? कुछ समझ आए ऐसा बोलो, और ये तबाही का क्या मतलब है? क्यों हर बार ये सुना सुना सा लगता है? और 8 साल पहले तो मैं भोपाल में थी, ने जानती भी नहीं आपको। बोलते हुए किया रुक गई। या फिर जानती हूँ पर याद नहीं। किया अपने दिमाग पर जोर लगाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जिसको वो कभी याद ही नहीं रखना चाहती थी, वो भला इतने साल बाद जैसे उसको याद आ जाता, वो भी इतनी आसानी से। किया वही फर्श पर बैठ गई। वो थक चुकी थी ऋषभ की इन पहेलियों से। वही ऋषभ स्विमिंग पूल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। वहीं पर एक बार था। सारी बोतलों को देख ऋषभ ने वोडका की बोतल उठाई। वहीं पर चेयर पर पैर फैलाए वो बैठकर पीने लगा। पास में जो जिम था उस पर नजर गई। फिर वही जो सफ़ेद गुलाब का फूल था उस पर नजर गई। उसे देखकर ऋषभ को अपनी माँ की याद आने लगी। आज सालों बाद उस जख्म को किया ने कुरेदा था, जिसके बारे में सोचकर भी ऋषभ अपना मुंह फेर लेता था। ऋषभ अपनी माँ को याद करने लगा था। तू थी तो दुनिया से बचा लेती थी, सोचकर तेरे बारे में उस खुदा से भी टकरा लेता था। बेफिक्र था तेरी बाहों में, यूं जन्नत सी थी तेरी बाहें जिसमें यूं खुद को समेट लेता था।
तू तब से मुझ पर जान देती थी जब पहली बार प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर शायद लकीर बनकर दिखा था। सबका प्यार आधा होता है, एक तेरा ही प्यार था जो बाकी सभी से 9 महीने ज्यादा होता था। ऋषभ अपनी माँ की तस्वीर को अपने दिल में याद किए जा रहा था। आज 8 साल बाद पहली बार शायद वो इतना दुखी हुआ था। मम्मी, तेरा कातिल आज नजरों के सामने है पर कुछ नहीं कर पा रहा, मजबूर हूँ, वाकई निकम्मा नालायक हूँ। ऋषभ आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोला। फिर एक घूंट वोडका का गले से नीचे उतरकर वो फिर बोला, वादा है मेरा जिस सिंघानिया फैमिली में उसने इतने साल बिताए ये सोचकर कि वो आज़ाद है, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं उसका वो खौफ बनूंगा कि रूह तक कांप उठेगी उसकी। ऋषभ चांद की तरफ आसमान में देखते हुए बोला। वही किया रूम में बैठी हुई थी। तभी ऋषभ की बात उसे याद आई, कल तो ऋषु की फैमिली आने वाली है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं, मुझे सब ठीक करना होगा, बोलकर किया खड़ी हुई और रूम से बाहर निकली। उसने नताशा को जिस कमरे में जाते हुए देखा था उसी कमरे के सामने आके किया ने दरवाजा खटखटाया। नताशा ने दरवाजा खोला। जैसे ही किया को सामने देखा वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा ने पूछा, मगर जवाब देने की जगह वो सीधा नताशा के कमरे में घुस गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? बोलते हुए वो किया को रोकने उसके पीछे गई। तभी अंदर आकर किया की नज़र सामने पड़े टेबल पर गई। वही सब था जो किया ने स्टोर रूम में देखा था। नताशा ने किया को रोकना चाहा पर किसी खूंखार शेरनी की तरह आगे बढ़ते हुए किया ने सारा ड्रग्स फर्श पर बिखेर दिया और जो पैकेट था उसे भी तोड़कर उस पैकेट का ड्रग्स भी फर्श पर फेंक दिया। नताशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पास आई और किया को अपने टेबल से दूर खदेड़ा। मेरी बात सुनो प्लीज, ये अच्छी आदत नहीं है। नताशा, किया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नताशा ने पूरी ताकत से किया को जोरदार थप्पड़ मार दिया। चैप्टर 19। किया को समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। यू बिच, चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूँ, नताशा ने गुस्से से कहा। किया मुड़ी और दरवाजे की तरफ जानेगी। हाँ बस ऐसे ही रहे, ना ज्यादा हवा में मत उड़ना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नताशा के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। उसे खुद पर फक्र होने लगा था। किया दरवाजे पर पहुंची पर बाहर जाने के बजाय उसने दरवाजा ठीक से लॉक किया और ध्यान रखा कि कोई भी दरवाजा खोलकर अंदर आ आए। नताशा मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी मुस्कुराहट किया को वापस आता देख चली गई। किया नताशा के पास आके खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली? नताशा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही किया ने जोरदार करारा तमाचा नताशा के गाल पर धर दिया। रूम में सन्नाटा छा गया। नताशा हैरान थी, आज तक किसी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। मानो उसकी इज्जत की किया ने धज्जियां उड़ा दी थी। हाँ, नताशा बोल ही रही थी कि फिर से एक और तमाचा उसके गाल पर लैंड हो गया। नताशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। मैं भाई को तुम्हारी इस उद्धरण चिन्ह। फिर से एक और थप्पड़। नताशा अब रोने लगी थी पर किया नहीं रुकी। उसने नताशा के बाल पकड़े और फिर से 2-3 थप्पड़ और नताशा के गाल पर मार दिए। मानो किया के सर पर अब खून सवार था। पहली बार नताशा अब अपने भाई के अलावा किसी और से डर लगने लगा था। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। समझती क्या हो खुद को? किसी देश की महारानी हो क्या हो तुम? उद्धरण चिन्ह। किया भौकाल मचाए खड़ी थी। वही नताशा चुपचाप किया की बात सुने जा रही थी। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? कोई मेडल जीता है, कोई बिजनेस करके खूब सारे पैसे कमाए हैं, बोलो। किया चिल्ला रही थी। बिना अपने भाई के या उसके पैसों के अलावा है ही क्या तुम्हारे पास जो इतना तेवर दिखा रही हो? नताशा अपने गाल सहलाने लगी। आज पहली बार किसी ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। इतना घमंड, इतनी नफरत, आखिर किस लिए? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? किया बोली। नताशा अब फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख किया को उस पर दया आ गई। उसने नताशा को उसके बेड पर ले जाकर बिठाया और साइड के टेबल से पानी का ग्लास भरकर उसे पानी पिलाया। फिर ग्लास वापस रखकर नताशा के सामने आकर नीचे घुटनों पर बैठ गई।
बस करो नट्स, आई एम रियल सॉरी, पर क्या करती मैं, तुम्हें आईना दिखाना जरूरी था, बोलकर किया ने नताशा के आंसू पोंछे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब छोड़कर चले जाते हैं, नताशा हिचकियां लेते हुए बोली। नताशा की बात सुनकर किया ने उसे बैग से खींचा और नीचे फर्श पर बिठाते हुए गले लगा दिया। अब जाकर नताशा ने खुद को किया के सामने खोलकर रख दिया था। वो फुट फुट कर रोने लगी थी, जितनी जोर से रो सकती थी वो रोए जा रही थी। किया ने टाइटली हग कर लिया, मानो किया उसे जता रही थी कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं हूं ना, मुझे बताओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आई प्रोमिस नट्स। किया की आंखें भी नम हो चुकी थी। क्यों भाभी, आखिर मुझसे अच्छा बिहेव करके क्या ही हासिल होगा, मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। नताशा के बोलने के अंदाज से ही किया समझ चुकी थी कि वो बच्ची थी, प्यार में धोखा मिला था। किया ने पूछा। हाँ, उसने छोड़ दिया, नताशा बोली। पर क्यों, किया ने गले लगाई हुई नताशा के बालों को सहलाते हुए पूछा। नताशा चुप रही, उसकी खामोशी को महसूस करते हुए किया ने उसकी पीठ सहलाई। तुम बता सकती हो मुझे, भाभी हूँ ना मैं तुम्हारी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बोलो। किया बैठी प्यार से नताशा से बात कर रही थी। और ये सही भी था, ऐसे वक्त में प्यार ही काम आता है, ना कि गुस्सा और जिद। वो, नताशा फिर रुक गई। बताओ नट्स, अगर बोलोगी नहीं तो दिल में चुभेगा, अपना दिल हल्का कर दो, सब बता दो, मैं यही हूँ, किया पीठ सहलाती हुई बोली। इस वक्त नताशा एक छोटे बच्चे के जैसी किया से लिपटी हुई थी। इस बात का एहसास किया को ये महसूस करके हुआ कि नताशा ने पीछे से दोनों हाथों से किया की पीठ की तरफ का ड्रास अपनी मुट्ठी भींचकर खींचा हुआ था। वो धीरे से बोली, भाभी मैं लड़की हूँ, अगर मुझे सेक्स नहीं करना तो वो मेरी मर्जी है, ना कि उसकी। नताशा कांपती हुई आवाज में बोली। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी क्या गलती थी, मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे लगा वो मेरा फायदा ना उठा के। पता है आजकल सब यही करते हैं, मेरी वजह से अगर भाई को कोई दिक्कत हुई, उनकी रेप्यूटेशन पर आंच आई तो ये तो गलत हुआ ना। किया खामोशी से सब सुन रही थी। नताशा आगे बोली, अगर मैंने मना किया तो क्या गलत किया, मैंने उसको बोला भी था कि शादी के बाद ये सब ठीक है, उससे पहले नहीं। मुझे डर था कि वो मेरे जरिए भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मैं भाई को हठोता हुआ नहीं देख सकती थी। नताशा ने कहा, उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे, मैं उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती थी, नताशा ने बताया। किया सारी बात सुनकर हैरानी से नताशा को समझने की कोशिश करने लगी। पर इसमें तुम्हारे भाई को क्या दिक्कत हो सकती थी, और हट करने से क्या मतलब है तुम्हारा, किया ने मौका देखकर पूछ लिया। आप नहीं जानती, बचपन से भाई ने बहुत सहा है, पहले भोपाल में फिर यहाँ, सब उन्हें जान से मार देने की फिराक में थे। नताशा की बात सुनकर किया को मानो जोर का बिजली का झटका लगा हो। वो सुन्न रह गई। भोपाल, किया के मुंह से निकल गया। अचानक ही नताशा को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, सालों से जो राज छुपा था उसे वो अपनी जबान पर ले आई थी। नताशा ने खुद को किया से अलग किया। किया अभी भी हैरानी से नताशा को देखे जा रही थी। प्लीज बताओ, भोपाल में तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था, बोलो। किया बेचैनी से नताशा को देखे जा रही थी। का कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। नताशा डरी हुई थी, ऊपर से नीचे तक वो कांप उठी थी। किया को समझ आ गया था कि जरूर कोई बड़ा राज है जो उसे नहीं पता, पर ये बात अभी उस राज की नहीं थी, बात अभी नताशा की थी। किया बात को पलटते हुए बोली, अगर उस लड़के ने तुम्हें सेक्स की वजह से छोड़ा है तो एक बात मेरी अच्छे से समझ लो, वो लड़का तुम्हारे लायक ही नहीं था, समझी। और एक बात, ये उम्र पढ़ाई की है, प्यार जरूरी है पर उससे करो जो तुमसे प्यार करे, ना कि तुम्हारी खूबसूरती या जिस्म से। ऐसे लोगों से आज के बाद दूर ही रहना। किया गुस्सा करती हुई बोली। नताशा को कुछ समझ नहीं आया कि किया अब उस पर गुस्सा क्यों है। और रही बात इस ड्रग्स की, तो मेरे होते हुए इस घर में ड्रग्स की एंट्री कभी नहीं होगी, और ना ही तुम बाहर जाकर इस ड्रग्स को लोगी, प्लीज, ये तुम्हारी जान ले लेगी। किया शांत होते हुए बोली, लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, ये ड्रग्स के चक्कर से तुम दूर ही रहना। आए मैं हूं ना, जब भी तुम्हारा दिल कर मेरे पास आ जाना,
पर इस ड्रग्स के नशे से तो दूर ही रहे ना, किया बोलकर उठी। फिर बिखरे हुए ड्रग्स को झाड़ू की मदद से समेटा और बटलर को बुलाकर पूरा रूम अच्छे से साफ करवाया। हालांकि किया जानती थी कि नताशा को लत लग चुकी थी और आगे और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो नताशा को इस लत से आज़ाद करवा कर ही मानेगी। नताशा इतनी आसानी से ये सब नहीं छोड़ने वाली थी। किया अब अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी नीचे उसे कुछ आवाज आई। वो रुककर आगे बढ़ी और नीचे की तरफ देखने लगी। उसने देखा ऋषभ सोफे के पास खड़ा हो रहा था। किया को अंदाजा हो गया था कि जरूर नशे की वजह से बैलेंस बिगड़ गया होगा, जिस वजह से ऋषभ नीचे फर्श पर गिरा होगा। किया ऋषभ को ही देखे जा रही थी। ऋषभ चलते हुए लिफ्ट तक पहुंचा। किया ने देखा अभी भी वो शराब पिए जा रहा था। आखिर क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो आप? किसी बात की सजा दे रहे खुद को? किया के मुंह से निकल गया। सिंघानिया बनकर आने के बाद किया को ऋषभ की बहुत सारी साइड देखने को मिली, जिस वजह से किया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। आज भी वही हुआ था किया के साथ। किया को नताशा के साथ जो बात हुई थी उससे ये तो पता चल गया था कि ऋषभ हो ना हो भोपाल में आ चुका था और जरूर उसी दौरान कुछ तो हुआ होगा, जिस वजह से ऋषभ आज किया से इतनी नफरत करता था, या ऐसा कुछ जो अभी तक किया की समझ से बाहर था। पर एक बार वो दिमाग लगाकर अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर ऋषभ, जो कि इतना पावरफुल है, इतनी बड़ी कंपनी को अकेले संभाल रहा है, उसके लिए किसी भी लकड़ी या लड़के की जिंदगी बर्बाद करना बहुत आसान सा काम था। वो चाहता तो किया को मार सकता था, पीट सकता था और भी बहुत कुछ कर सकता था उसके साथ, मगर उसने कभी किया पर हाथ नहीं उठाया। और इसी एक वजह से किया चाहकर भी ऋषभ से नफरत नहीं कर पा रही थी। आज भी जब किया ने दिल से ऋषभ से कहा तो ऋषभ ने उसकी बात सुनी, वो रुक गया। यही सबूत किया के लिए काफी था। किया अपनी सोच में डूबी हुई थी। जब को बाहर आई अपनी सोच के समुंदर से, तब उसने देखा ऋषभ उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। किया ने बेचैनी से आसपास नजरें घुमाई पर ऋषभ कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी वो अपने रूम की तरफ भागी। जब वो रूम के अंदर आई उसने देखा ऋषभ वही सामने बैठा सोफे पर शराब पिए जा रहा था। बस कीजिए, किया के मुंह से निकला। किया की आवाज सुनकर ऋषभ रुककर किया को देखने लगा। बस बहुत हुआ। किया पास आई और ऋषभ के हाथ से वोडका की बोतल ले ली। ये क्या कर रही? ऋषभ नशे में धुत हुआ बोल। दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? बोलकर किया ने शराब की बोतल को सामने मिनी बार पर जाकर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी, वो भी मेरी शराब की बोतल को हाथ लगाने की? ऋषभ गुस्से से खड़ा हुआ और वापस बार के पास जाकर बोतल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी किया ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और खींचकर जबरदस्ती बेड के पास लाकर बिठा दिया। तुम समझती क्या हो खुद को? क्यों फिर से जलील होना चाहती हो? ऋषभ बोला। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, बीवी हूं ना आपकी तो हक है आपका, जो चाहे कर सकते हो मेरे साथ। इजाजत देती हूँ मैं आपको, मगर शराब अब और नहीं। ऋषभ गुस्से से खड़ा हुआ और किया को खींचकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। किया डरी पर हिम्मत दिखाते हुए ऋषभ की आंखों में देखने लगी। इतनी बार हम दोनों के बीच सारी हदें पार हो चुकी है, आज फिर एक बार और सही, किया बेफिक्र होकर बोली। ऋषभ खामोशी से किया को देखे जा रहा था। दोनों की नजरें एक हो चुकी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बोलकर किया ने खुद अपना दुपट्टा खींचकर साइड पर फेंक दिया। क्या हुआ, मैं सामने से बोल रही हूँ फिर भी कुछ नहीं कर रहे? किया ने कहा। ऋषभ अभी भी चुप था। बोलो क्या हुआ, अगर शर्मा रही तो मैं शुरू करती हूँ, बोलकर किया ने ऋषभ की टी शर्ट ऊपर खींची। ऋषभ ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिए और किया के और नजदीक आ गया। दोनों के होठ के दूसरे के होठ से मिलने ही वाले थे। ऋषभ ने बड़े ही प्यार से किया के चेहरे पर अपना हाथ रखा। ना जाने कब से ऋषभ इस पल का इंतजार कर रहा था। तभी उसके अतीत की यादें ताज़ा हो गई। ऋषभ के कानों में वो आवाज गूंजने लगी, बचाओ मुझे प्लीज। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ देख, प्लीज छोड़ दे उसे। ऋषभ ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली।
क्या हुआ ऋषु? किया डरी हुई बोली। तू प्यार के लायक ही नहीं है मशुकाना, बोलकर ऋषभ हट गया और अपने कपड़े उतारने लगा। किया को फिर से उसके शरीर के जख्म दिखाई दिए। प्लीज बताओ ये चोट कैसे लगी? किया ने पूछा। तू जानकर क्या करेगी? ऋषभ बोला। बस जानना ही मुझे, किया ने कहा। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर वो बेड पर आकर सो गया। किया ने भी फिर अपने कपड़े उतारे, वो भी ऋषभ की आंखों के सामने। ये क्या कर रही हो? ऋषभ बेड पर बैठ गया। अपना काला तिल आपको दिखा रही हूँ, बहुत पसंद है ना आपको? किया भी अब बेशर्मी पर उतर आई थी। अंदर जाके कपड़े बदलो, ऋषभ बाथरूम की तरफ इशारा करता हुआ बोला। क्यों आप यहाँ बदल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? बोलकर ऋषभ की अलमारी से शॉर्ट्स और टी शर्ट निकाली। किया ब्रा और पैंटी में इस वक्त काफी मादक लग रही थी, किसी का भी जी मचल जाता उसे हासिल करने में, पर ऋषभ बस देखता ही रहा। सोच लो अभी भी कुछ हो सकता है हमारे बीच, किया बोली। बेशर्म, बोलकर ऋषभ वापस लेट गया। किया के होठों पर मुस्कान आ गई। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी और किया अच्छे से समझ चुकी थी। अगर ऋषभ को मनाना है तो सरेंडर कर दो, वो खुद तुम्हारे हवाले हो जाएगा। और हुआ भी वही, जब मना करती तो ऋषभ जबरदस्ती पर उतर आता और जब सामने से कोशिश की तो ऋषभ शांत हो गया। किया की समझ से अभी भी ऋषभ काफी दूर था, मगर कुछ कुछ ऋषभ किया की समझ में आने लगा था। कुछ देर तक किया ऐसे ही ऋषभ के देखे जा रही थी, फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तब उसने देखा ऋषभ गहरी नींद में सोया हुआ था। किया पास आकर ऋषभ के नजदीक सो गई। तभी ऋषभ ने नींद में ही किया को अपने पास कमर से पकड़कर खींचा और अपना पैर किया के पैर पर लपेट कर सोने लगा। उसका हाथ किया की छाती पर था, पर अब किया को ना जाने क्यों डर या गुस्सा नहीं आ रहा था। वो खुद को ऋषभ के साथ सेफ महसूस करने लगी थी। ऋषभ चाहे जितना भी बुरा था या हजारों कामियां थी, पर जो भी करता था सामने से करता था। धोखा देना, पीठ पीछे वार करना उसकी फितरत में नहीं था। किया मुस्कुरा रही थी। उसने जानबूझकर ऋषभ से दूर जाने की कोशिश की, तभी ऋषभ नींद में बड़बड़ाया। नहीं प्लीज, बोलकर ऋषभ ने वापस किया को अपने पास खींच लिया, जिससे किया को काफी सुकून मिला, क्योंकि अब वो कन्फर्म थी कि ऋषभ जैसा भी था टेढ़ा था, पर उसका था। टेढ़े हो पर क्या करूं, मेरे ही हो, बोलकर किया ने एक गहरी सांस ली। अब आपको सीधा करने का कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, किया मुस्कुराती हुई बोली। उसने देखा ऋषभ सोता हुआ छोटा मासूम बच्चा ही लग रहा था। मासूम हो पर शैतान से कम नहीं, अगदू कही के, किया बोली, और आंखें बंद करके सोने लगी। दूसरी तरफ टीना और मिश्रा होटल रॉयल पैलेस में किसी का इंतजार कर रहे थे। मिश्रा के माथे पर फिक्र की लकीरें खींची चली जा रही थी, तो टीना का भी वही हाल था। टेंशन के मारे पसीने की बूंदें नीचे फ्रेश कर गिर रही थी। पूरा होटल एसी की वजह से ठंडा था, ऊपर से दिल्ली की सर्द रातें, फिर भी टीना के माथे पर पसीना। आखिर किसका उन दोनों को इंतजार था? रात काफी लंबी होने वाली थी, इतनी जल्दी ये रात खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। वही न्यू दिल्ली में कहीं किसी भाड़े के घर में दो लोग बात किए जा रहे थे। क्या बात है, पूरे 50 लाख आखिर मिले कहाँ से? एक आदमी बैठा अपनी गन साफ करते हुए बोला। दूसरा बोला, बॉस का फोन था, सिंघानिया के बड़े बेटे की सुपारी मिली है। बोलते ही पहला वाला चौंक गया। वही ऋषभ सिंघानिया। पहले वाला हैरानी से बोल पड़ा। हाँ वही यंग बिजनेस टायकून ऋषभ सिंघानिया। दूसरा बोला, सही बाजी हाथ में लगी है, वैसे गैंग में ये बात किसी को पता नहीं है ना? पहले वाला बोला, नहीं और ना ही पता चलेगी, काम चुपचाप होना चाहिए, हम शार्प शूटर है, हमारे शायद तक को खबर नहीं होती कि हम क्या करने काले हैं। बोलता हुआ वो दूसरा आदमी हंसने लगा, साथ में पहला वाला भी। आगे देखते हैं कि ये रात कितनी लंबी चलेगी या बस यूं ही कट जाएगी। आखिर कौन थे वो लोग जिसकी वजह से ऋषभ की जान पर बनाई थी? कौन था जिसे ऋषभ की मौत से ज्यादा फायदा होने वाला था, या ऋषभ के बचने से नुकसान? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और टीना और मिश्रा इतनी टेंशन में क्यों थे? चैप्टर 20। होटल रॉयल पैलेस में बैठे हुए टीना और मिश्रा जी को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था।
ये मेहताब रॉय अभी तक नहीं आए, पता नहीं कुछ करेंगे भी या नहीं, मिश्रा बोला। ठंड रख उदय, वो जरूर आएगा, अगर वो ना भी आना चाहे तब भी चैनल की टीआरपी उसे यहाँ खींच कर लाएगी, टीना बोली। दोनों बैठे बैठे बोर हुए जा रहे थे कि दिव्या का भास्कर सामने से आती हुई दोनों को दिखी। दोनों अलट मोड़ में आ गए। ये देख दिव्या का, मिश्रा बोला। हाँ देख ही रही हूँ, टीना ने जवाब दिया। तभी उसके पीछे मेहताब रॉय आता हुआ दिखा। सभी की नज़र एक दूसरे को देखे जा रही थी। टीना ने देखा दिव्या का रिसेप्शन पर गई और रूम की चाबी लेकर लिफ्ट से ऊपर चली गई। तभी मेहताब रॉय दोनों के पास आया। चलो रूम नंबर 202 में, बोलकर मेहताब रॉय भी लिफ्ट में ऊपर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद दोनों रूम नंबर 202 में पहुंचे। सामने मेहताब रॉय बैठा हुआ था तो वही दिव्या का सभी के लिए व्हिस्की का पैक बना रही थी। चारों आमने सामने बैठे गए। सभी ने गिलास एक दूसरे के गिलास से टकराए और एक ही गुट में गिलास खाली कर दिया। तो बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दिव्या का गिलास नीचे रखती हुई बोली। टीना मुस्कुराई। बहुत कमीनी हो, जानती हो कि हम क्यों यहाँ आए हैं, फिर भी ये सवाल। ठीक है फिर खेल शुरू करते हैं, मन में बोलती हुई टीना फिर बोली। जी दिव्या का जी, आप अगर ये धरना प्रदर्शन रुकवा दे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, टीना ने कहा। अरे पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं अकेली ह्यूमन राइट्स कमीशन में नहीं हूँ, मेरे बॉस ने बोला तो मुझे करना पड़ा। अब हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी नताशा सिंघानिया की गलती को माफ़ किया जा सकता है, वो तंज कसते हुए बोली। मिश्रा को काफ़ी गुस्सा आया, वो बोला। दिव्या का जी, पिछली बार 1 करोड़ दिए थे और उससे पहले 2 करोड़ और दिए थे, अब और क्या चाहिए आपको। मिश्रा जी आप तो जानते हैं महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सभी को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिव्या का बनावटी हंसी के साथ बोली। मेहताब सही था, पेशों की भूख का कोई इलाज नहीं था और सामने बैठी वो औरत चलता फिरता पेशों का कुआं थी जिसमें जितने भी पैसे डालो गहराई दिखाई ही नहीं देती थी। सभी गुस्से में थे। देखिए जितना दिया है उतना काफ़ी है और ज़्यादा लालच ठीक नहीं, मेहताब बोला। अरे इतने पैसे है, कुछ और दे दिए तो कुबेर के भंडार से थोड़ी कुछ कम हो जाएगा। आपके मिस्टर सिंघानिया के पेशों के स्विमिंग पूल में से 1 लोटे जीतना तो मांग रही हूँ, दिव्या का बेशर्मी के साथ बोली। ठीक है, 50 लाख ठीक रहेगा, टीना गहरी सांस लेते हुए बोली। दिव्या का हंसने लगी मानो टीना की बातें उसे कोई चुटकुला लग रही हो। टीना गरेवाल, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है, इसमें समझना क्या है, मिश्रा धीरे से बोला। क्या बोला आपने, दिव्या का मिश्रा को देखकर बोली। वो भड़क गई थी। मामा मैंने कुछ नहीं बोला, अचानक ही दिव्या का के बोलने से उदय हड़बड़ाया। देखिए 5 करोड़ लगेंगे बॉस और बाकी सभी को ये हिस्सा जाएगा, दिव्या का बोली। सभी को पता है कि तुम जो लेती हो वो किसी को देती नहीं हो, टीना भी अब तंज कसते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारा, दिव्या का गुस्से से बोली। सीधी बात है, ये पैसा हमने आज तक तुम्हें दिया है, वो तुमने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, टीना बोली। ये तुम्हारी गलत फहमी है, और रही बात शेयर करने की तो आम खाओ गुटलियां मत गिनो, सुबह तक पैसे मिले तो ठीक, नहीं तो कीमत और बढ़ेगी, फिर मिस्टर सिंघानिया को ही दिक्कत होगी, दिव्या का बोली। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मेहताब बीच में बोल पड़ा। आग से खेल रही हो, ध्यान रखना जल ना जाओ, टीना बोली। अगर ऋषभ सिंघानिया आग है तो मैं भी पानी ही हूँ, अच्छे से आग को बूझा ना जानती हूँ, दिव्या का बोली। हाँ मगर मैंने ये कहा कि मिस्टर सिंघानिया, कोई लकड़ी की आग नहीं जिस पर पानी डालकर तुम बूझा दोगी, ज्वालामुखी की आग है, छूने से पहले ही पानी भाप बन जाता है, टीना ने पलटवार करते हुए कहा। बस करो दोनों, मेहताब फिर से बोला। ये इन्हें समझाए, मैं ह्यूमन राइट्स की ऑफिस से हूँ, अगर इतना ही शौक है तो जाकर बिगड़ी हुई नताशा को समझाए, उसे बोलिए कि गाड़ी ठीक से चलाए, नहीं तो आगे भी दिक्कत ऐसे ही बढ़ती रहेगी, बोलकर दिव्या का अपने पर्स से लिपस्टिक निकालकर कॉम्पैक्ट मिरर में होठ पर लगाने लगी। मिश्रा गुस्से से देखे जा रहा था, पर टीना फोन में खोई हुई थी, ये देख मेहताब ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया से एक बार कर लो।
मेहताब रॉय की बात सुनकर टीना बोली, उसकी जरूरत नहीं, मैं जो करूंगी वही फिक्स होगा, बोलकर वो दिव्यांका को देखने लगी। चलो फिर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, कल 10 करोड़ के ऑफर के साथ फिर मुलाकात होगी। वैसे आए दिन इस वजह से सिंघानिया इंडस्ट्री के शेयर मार्केट पर कभी ज्यादा असर हो रहा है, सुना है 10% की गिरावट आई है, बोलकर हंसते हुए वो उठकर जाने लगी। तभी टीना ने वीडियो प्ले किया। वीडियो से आवाज आने लगी, ओह याह, कम ऑन बेब, आई एम देयर, जस्ट अ मिनट, यस, होल्ड प्लीज। आवाज सुनकर रूम में सन्नाटा छा गया। मेहताब और मिश्रा दोनों शर्म से पानी पानी हो गए। जी हाँ, अभी जो आवाज सुनी वो सेक्स कर रही दिव्यांका की थी, जो अपने बॉस सुनील गोयल के साथ इसी कमरे में हवस की सारी हदें पार किए जा रहा था। अपने हुस्न के जाल में फंसा कर दिव्यांका सुनील को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। इसीलिए ऑफिस में उसका एक अलग ही एटीट्यूड था। काफी घमंडी और अयाश होने की वजह से उसने सभी के नाक में दम करके रखा था। 1 महीने पहले ही जब दिव्यांका को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, तभी से टीना ने भाप लिया था कि ये भूखी औरत रुकने या मानने वालों में से नहीं थी और कंपनी और मिस्टर ऋषभ सिंघानिया को आगे जाकर और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए टीना ने दिव्यांका के ऑफिस में एक एम्प्लॉय को अपने अंडर में ले लिया था। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, और आज वही दोस्त काम में भी आया। टीना को सब कुछ पता था, पर वो अपने हाथ लगे ट्रम्प कार्ड को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, पर दिव्यांका ने लिमिट क्रॉस कर दी थी। टीना 50 लाख दे रही थी, मगर अफसोस लालच का कोई अंत नहीं होता। हाथ आए 50 लाख भी अब वो इस वीडियो के जरिए गंवा चुकी थी। मगर बात तो ये थी कि सुनील को तो इस मामले से दूर ही रहना था, उसे ये एक्सीडेंट वाला इश्यू कोई ज्यादा बड़ा नहीं लगा था। पर दिव्यांका के पेशों की बढ़ती भूख के सामने सुनील ने अपने हथियार डाल दिए थे, और बड़ी ही चालाकी से दिव्यांका ने सुनील को धरना प्रदर्शन के लिए मना लिया था। तुम्हें ये कैसे मिला? दिव्यांका के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। मेहताब रॉय जी, कल की ब्रेकिंग न्यूज, ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक इज्जतदार औरत का सेक्स स्कैंडल। बाहर से भोली भाली दिखने वाली ये नारी असल जिंदगी में निकली शैतान की नानी, या यूं कहे चेकमेट। तालियां बजती हुई टीना खड़ी हुई। दिव्यांका का गला सूख गया था। 2 करोड़ कल शाम तक सिंघानिया ब्लाइंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट में, प्लीज, मुस्कुराती हुई टीना बोली। और प्लीज कल सुबह हमारे बॉस के आने से पहले धरना सब बंद करवा देना, नहीं तो क्या ही ना वहाँ खड़ी गोदी मीडिया के ही चैनल पर तुम्हारा चरम सुख वाला वीडियो वायरल होने में जो मजा आएगा, वो तो मिश्रा जी घर जाकर भी अपनी बीवी के साथ इतना मजा नहीं करते होंगे, टीना बोली। टीना, मेरी शादी नहीं हुई अब तक, समझी? बार बार मेरा मजाक मत उड़ा, मिश्रा मुंह फूलता हुआ बोला। अरे मिश्रा जी, मजाक था, और मजाक अपनों के साथ किया जाता है, ना कि इन जैशों के साथ, बोलकर टीना ने इशारा किया। तीनों रूम के बाहर आ गए। वही दिव्यांका शॉक्ड थी तो टीना रॉक्स थी। तो हमारी डील कैंसल, मेहताब रॉय बोला। नहीं मेहताब जी, आप तो घर के हैं, आपके साथ डील करना बुरा है, टीना बोली। मतलब? मेहताब और मिश्रा एक साथ बोल पड़े। एक कहावत या कहीं लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा था कि दुश्मनों की हमारे सामने बैठने की औकात नहीं और दोस्तों के साथ हम चाल नहीं चलते, टीना मुस्कुराती हुई बोली। फिक्र मत कीजिए, जो वादा किया है वो जरूर निभाऊंगी, टीना बोली। हाँ जनता हूँ, भरोसा है मुझे, मेहताब रॉय बोला। चलिए फिर मिलते हैं, बोलकर सभी अपने अपने रास्ते अलग हुए। सुबह हो चुकी थी। ऋषभ घोड़े बेचकर सोया हुआ था, पर किया की आंखें खुल चुकी थी, पर अभी भी चुप करके वो ऋषभ की बाहों में खुद को समाये हुए थी। उसे डर था कि ऋषभ उठकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। वो ऋषभ को देखे जा रही थी। मासूम सा था अभी वो, सुबह की पहली किरण में बेफिक्र होकर सोया था वो। ना जाने दुनिया की बेरहम भट्टी में कितनी बार लोहा बनकर जला था, तड़पा था, तब जाकर फौलाद बना था वो। अचानक ही एक झटके के साथ ऋषभ की आंख खुल गई। फिर से वही हुआ, किया को अपने पास देखकर ऋषभ ने धक्का दे दिया, मगर खुद भी बेड से नीचे गिर गया। आह! ऋषभ अपनी कलाई को देखकर उठ खड़ा हुआ। किया की हंसी नहीं रुक पा रही थी। तभी ऋषभ ने गुस्से से किया को देखा। ऋषभ की लाल आंखें देखकर किया चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी।
तभी ऋषभ बोला, मेरे कपड़े पहनकर क्यों सोई थी? उद्धरण चिन्ह। जी क्या है ना, मेरे पतिदेव बहुत गरीब और साथ में कंजूस भी है। जब से मुझे घर पर लाए है एक भी कपड़े खरीद कर नहीं दिए। एक ड्रेस था जो सुहागरात में ही फाड़ दिया था और दूसरा है जिसे बार बार धोकर निचोड़कर सुखाकर चला लेती हूँ। किया की बात सुनकर ऋषभ की मानो बोलती ही बंद हो गई। वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद किया भी फ्रेश होकर बाहर आई। किया ने देखा ऋषभ लाल कपड़े में कुछ लपेट रहा था। उसे पूछने का मन हुआ पर वो जानती थी कि ऋषभ सीधे से जवाब नहीं देगा, क्योंकि अगर दे देता तो उसका नाम ऋषभ सिंघानिया ना होता। ऋषभ ने अलमारी खोली और वो लाल कपड़ा संभाल कर रख दिया। डॉक्टर का फोन आया था जब तुम बाथरूम में थी। ऋषभ की बात सुनकर किया जल्दी से उसके पास आई। अच्छा, क्या बोला डॉक्टर ने? किया ने पूछा। वो अपने भाई रुद्र की हालत को लेकर काफी फिक्रमंद थी। नहीं बताऊंगा, ऋषभ मुंह बनत भूर बोला। ये क्या बात हुई ऋषु? किया का मुंह उतर गया। उसका मायूस चेहरा देख ऋषभ के भी ठीक नहीं लगा पर उसने कुछ नहीं बोला। किया फिर से बोली, प्लीज ऋषु बताओ ना डॉक्टर ने क्या बोला? हाथ पकड़े हुए किया बोली। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। बस ये ड्रामा मत कर, वो डॉक्टर रस्तोगी ने बोला है रुद्र की हालत ठीक हो रही है, शायद कल तक मशीन हटा देंगे। और डॉक्टर स्मिथ से भी अब उनकी बात चल रही है, अगर सब ठीक रहा तो अगले हफ्ते रुद्र का ऑपरेशन करेंगे। ऋषभ के बोलते ही किया ने उसे जोर से हग कर लिया। वो रोने लगी। थैंक यू ऋषु, वो दिल से बोली। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया और जैसे ही किया की पीठ सहलाने के लिए उसने अपना हाथ रखा हो था कि उसे फिर से वही सब आवाजें सुनाई दी। बचाओ मुझे प्लीज, नहीं छोड़ दे उसे। मानो कानों में वही सब आवाजें गूंजने लगी थी। चीड़ की वजह से ऋषभ ने अचानक ही किया को जोर से धक्का दे दिया। 2 पल प्यार से बात क्या कर ली, खुद को सच में कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी हो। बोलते हुए ऋषभ हाफने लगा था। माथे पर उभर आए पसीने से तो किया को कोई और ही स्टोरी लग रही थी। वो कुछ नहीं बोली, जानती थी कि उसके बोलने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर में सभी नीचे नाश्ता करने बैठ गए। आज तीनों एक साथ थे, किया, ऋषभ, नताशा, सभी एक साथ बैठे थे। नथुलल वही खड़ा था तो अर्चना ने सभी को नाश्ता दिया था। तभी ऋषभ ने मेथी के पराठे के साथ बिना कुछ सोचे समझे नताशा की डिश में से गार्लिक की चटनी लेकर खा ली। नताशा, अर्चना और नथुलाल शॉक्ड थे। अचानक अर्चना बोली, नथुलाल जी जल्दी करो प्लीज। अर्चना की बात सुनकर नथुलाल वहां से भागा। किया को सिचुएशन समझ नहीं आई, तभी नताशा बोली, अर्चना जी जल्दी करो प्लीज। नताशा की बात सुनकर अर्चना किचन की तरफ अंदर भागी। किया को अब डर लगने लगा था। दूसरी ओर वही 2 आदमी गन लिए दूर से सिंघानिया के विला पर नजरें गड़ाए हुए थे। पहला वाला बोला, राजू तुझे क्या लगता है पार्टी की रात में क्या होगा? दूसरा वाला बोला, साले पांडू कल रात भी तूने झोल किया था, मैंने मना किया था कि मत पी, पर तुझे तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी। बाल बाल बचे, कल गैंग में सभी के सामने तू सब कुछ बोल देने वाला था। राजू बोला, सॉरी यार, पांडू ने कहा। क्या सॉरी सेल हरामी, बॉस हमसे ये काम ही छीन लेते और फिर उस चंपक और रिजवान को दे देते, जब देखो तब हेकड़ी मारते रहते हैं। गुस्से से राजू बोला, ये छोड़ यार, तुझे अजीब नहीं लगता इतना हाई प्रोफाइल टारगेट वो भी हमें दिया बॉस ने? पांडू शक करता हुआ बोला, अरे ये सब बात बाद में, अभी मुझे यहाँ सब देखने दे, घर जाकर इस पर बात करेंगे। बोल कर राजू अपने बाइनोक्यूलर में देखने लगा। आखिर अब आगे क्या होने वाला था? कहीं ये दोनों खुद किसी साजिश का शिकार नहीं होने वाले थे? और ऋषभ को क्या हुआ था? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब कमेंट्स।